मुझे कोई पूछे कुदरत ने इस ब्रह्मांड पे सबसे अनमोल वस्तु क्या दी है, कि जिसके सामने कोहिनूर हीरा भी फीका पड़ जाए, वो दुनिया की और ब्रह्मांड की सबसे अनमोल कोई वस्तु है तो वह है आदमी का दिमाग। ये है तो जीवन है, ये है तो भविष्य है, ये है तो दुनिया है, ये है तो विकास है, ये है तो प्रगति है, ये है तो जीवन जीने का मतलब है। और अगर ये नहीं है, कल्पना कीजिए बिना दिमाग का जीवन। हमने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनका दिमाग विकसित नहीं हो पाता है। हाथ भी होते हैं, पांव भी होते हैं, पेट भी होता है, आंख, नाक, कान, गला सब कुछ होता है, पर इसके बावजूद उनका जीवन न जीवन के बराबर हो जाता है, क्योंकि जीवन में उनके पास दिमाग नहीं होता। मैं आपको कैसे बताऊं, इस दुनिया में हर चीज अपने आप बढ़ती है। हाथों को खींच खींच कर लंबा नहीं करना पड़ता है, बालों को खींच खींच कर लंबा नहीं करना पड़ता है, अपने आप शरीर के सारे अंगों का विकास अपने आप होता है। पर खास बात बता रहा हूं, जिस शरीर के सारे अंगों का विकास अपने आप होता है, उसमें दिमाग एक ऐसा अंग है जिसका विकास अपने आप नहीं होता, इसका विकास करना पड़ता है। पांव को लंबा करने के लिए हम किसी स्कूल में नहीं गए, हाथ को लंबा करने के लिए हम किसी विद्यालय में नहीं गए, बालों को लंबा करने के लिए हम किसी गुरुकुल में नहीं गए, लेकिन युगों युगों से मानवीय प्रकृति रही है कि शरीर के सारे अंगों का अपने आप विकास होता है, पर एकमात्र क्या है, आदमी का दिमाग, जिसका विकास अपने आप नहीं होता, आदमी को करना पड़ता है, लगना पड़ता है। साइज तो इस दुनिया में सब लोगों के दिमाग का एक ही होता है, पर इसी दिमाग में कोई आइंस्टीन पैदा होता है, इसी दिमाग से कोई नटवरलाल पैदा होता है, इसी दिमाग से कोई महावीर पैदा होता है, और इसी दिमाग से कोई गोशालक पैदा होता है। यही वह दिमाग है जो रावण के भीतर अहंकार और वासना को पैदा करता है, और यही वह दिमाग है जो राम के भीतर संयम और साधना को पैदा करता है। यह आदमी का दिमाग है, यही आदमी को अच्छे रास्ते पर लेकर जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे महान रास्ते पर चला है तो इसके चलने में माना कि चला तो वो पांव से है, पर इसको चलने में पांव की भूमिका कम। एक आदमी मंदिर जा रहा है, एक आदमी मदिरालय जा रहा है, इन दोनों के पांव एक ही साइज के हैं। इन दोनों में अगर कोई फर्क है तो उनके दिमाग का फर्क है। एक का नेगेटिव दिमाग है, वो उसे मदिरालय लेकर जा रहा है, एक का पॉजिटिव दिमाग है, वो कहां लेकर जा रहा है, मंदिर लेकर जा रहा है। मेरे भाई, गुस्सा और प्रेम ये कोई अलग अलग जगह से थोड़ी पैदा होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि गुस्से को प्रेम पैदा करने के लिए शरीर में कोई अलग भाग होगा और प्रेम को पैदा करने के लिए अलग भाग होगा, द्वेष को पैदा करने के लिए अलग भाग होगा और क्षमा को पैदा करने के लिए अलग भाग होगा। जैसे समुद्र का मंथन हुआ था ना, तो आपको पता है इस दुनिया में जहां से अमृत पैदा हुआ वहीं से जहर पैदा हुआ, जहां से जहर पैदा होता है वहीं से अमृत पैदा होता है। समुद्र मंथन में जहां से अमृत निकला था वहीं पर जहर पैदा हुआ। मैं आपको यही तो बता रहा हूं मेरे भाई। वैसे ही हमारे जीवन में प्रेम और क्रोध ये कोई अलग अलग जगह से पैदा नहीं होते। जब आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है तो उसमें से गुस्सा पैदा होता है, जब यही आदमी का दिमाग सुधर जाता है तो उसमें से प्रेम पैदा होता है, जब आदमी का दिमाग सुधर जाता है तो वो दूसरों के प्रति क्षमा और सहिष्णुता का भाव पैदा करता है, और जब आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है तो यही वैर, विरोध, द्वेष, कषाय, इन सब में आदमी का दिमाग लग जाता है। यही दिमाग एक ही आदमी को एक ही जन्म में डाकू बनाता है, और यही दिमाग उसी आदमी को उसी जन्म में साधु बना देता है। नमूना हमारे सामने वाल्मीकि। एक ही जन्म में एक आदमी डाकू बना और एक ही जन्म में वही आदमी, केवल दिमाग जब चेंज होता है, दिमाग गलत रास्ते चला गया तो आदमी डाकू बन गया, और दिमाग को सही दिशा मिल गई तो आदमी साधु बन गया। किसी आदमी के साधु और डाकू बनने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? दिमाग की है। किसी आदमी का एक ही जीवन में आता है कि आदमी हत्यारा बन जाता है, और उसी जीवन में आदमी आता है कि वह सिद्ध बन जाता है। क्या गजब है! और उसका हमारे सामने नमूना है, और वह है अर्जुन माली। जब अर्जुन माली को गलत दिशा दिमाग को मिलती है तो वह हत्यारा बनकर रोज
हैं? अंगुलियां काट काट कर देवी को पहनाता है, हिंसा में उतर जाता है, हत्या में उतर जाता है, आतंक में उतर जाता है। लेकिन उसी अंगुली मार को जब सही दिशा मिल जाती है तो भगवान महावीर का सानिध्य मिल जाता है। दिमाग अगर मुड़ जाता है तो वही अंगुली मार एक ही जन्म में डाकू बना, हत्यारा बना, अंगुली मार उसी जन्म में सिद्ध बन जाता है। ये आदमी के दिमाग का कमाल है मेरे भाई, दिमाग का कमाल। एक ही जन्म में आदमी महामूर्ख कहलाता है और उसी जन्म में आदमी महापंडित कहलाता है। दिमाग का कमाल। युवक इतना मूर्ख कि जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। एक पंडित आदमी जिसको बहुत ज्यादा अहंकार और उसकी बेटी और भी ज्यादा अहंकारी, और उसे लगा मैं अपनी बेटी को सबक सिखाऊंगा, ये मुझसे भी तर्क करने लग गई है, मैं इसका एक ऐसे मूर्ख आदमी से शादी कराऊंगा कि जीवन भर याद रखे। वो आदमी मूर्ख की तलाश में निकला, एक एक गांव गांव गया। मुझसे केवल मूर्ख नहीं चाहिए, क्या चाहिए? महामूर्ख। क्या चाहिए? महामूर्ख। और वो तलाश करता 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 एक गांव के बाहर पहुंचा और देखा कि एक युवक जिस डाली पर बैठा है और उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा है, और 2 मिनट और काटेगा कि युवक धड़ाम से नीचे आके गिरेगा। उस आदमी को लगता है इससे बड़ा मूर्ख तो दुनिया में कोई नहीं होगा, है? उस युवक को नीचे बुलाता है और बुलाकर कहता है तुझे शादी करनी है? अरे मजा आ जाएगा, मुझे मूर्ख से बोला कौन? अरे तू चल, मैं तेरी शादी कराता हूं, बस तू चुप रहना, बोलना मत कुछ भी। उसने कहा ठीक है। ले आया बेटी के पास और लाकर कहा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित है, मैं उससे तुम्हारी शादी करा रहा हूं, पर इसके अभी 21 दिन का मौन है, अभी ये बोलेगा नहीं और शादी का मुहूर्त टला जा रहा है, इसलिए मैं महापंडित दुनिया का सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह कर रहा हूं। उसे तो बेटी को सबक सिखाना था। और तब कहते हैं उस युवक, उसकी शादी दुनिया की सबसे विद्वान महिला के साथ हो जाती है। पहले ही दिन जब वो ससुराल आती है, और मूर्ख आदमी छिपा थोड़ी रहता है, हैं? मूर्ख आदमी छिपा थोड़ी रहता है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति छिपा नहीं रहता, वैसे मूर्ख व्यक्ति छिपा नहीं रहता। और पहली रात पत्नी को पता लग जाता है मेरे बाप ने मेरे साथ धोखा किया है और एक मूर्ख व्यक्ति के साथ मेरी शादी करा दी। तब उस महिला ने अपने पति को यह कहकर घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, मैं किसी मूर्ख इंसान के साथ जिंदगी जीने की बजाय अकेली जीना पसंद करूंगी। अगर मेरे साथ जिंदगी जीनी है तो तुम्हें विद्वान पंडित होकर तैयार होना पड़ेगा। तब पत्नी के द्वारा धक्का देकर तिरस्कृत करके निकाला गया। वो महामूर्ख निकल पड़ा। मैं उसी दिमाग की बात बता रहा हूं। मैंने कहा ना, शरीर के सारे अंग अपने आप विकसित होते हैं, पर दिमाग को विकसित करना पड़ता है, इसके लिए लगना पड़ता है। मेरे भाई, आदमी चाहे तो रात को सोया हुआ व्यक्ति सुबह अमीर हो सकता है, पर रात को सोया व्यक्ति सुबह ज्ञानी नहीं हो सकता है। इसलिए एक अमीर से भी 1000 गुना अगर मूल्यवान कोई होता है तो ज्ञानी होता है, क्योंकि अमीर बनने में केवल भाग्य की भूमिका होती है, पर ज्ञानी बनने में एक लंबे अरसे तक व्यक्ति के श्रम और साधना की भूमिका होती है। इसलिए गरीब अगर रात को सोया ना, लॉटरी खुल गई तो अगले दिन अमीर हो गया, पर मूर्ख रात को सोया तो सुबह ज्ञानी नहीं होगा। आदमी को लगना पड़ता है। वो मूर्ख बच्चा, वो मूर्ख युवक जिसकी शादी पढ़ी लिखी महिला के साथ हो गई, लड़की के साथ हो गई, और निकल पड़ा, चैलेंज माना, वो निकल पड़ा और देश के बड़े बड़े पंडितों के पास पढ़ने के लिए गया। मैं उस व्यक्ति के जीवन की कहानी कह रहा हूं, जो व्यक्ति हमारे संपूर्ण देश के इतिहास का सबसे बड़ा साहित्यकार, महाज्ञानी पंडित कालिदास हुआ, जिनके अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसी महान रचनाएं पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। वो महाकवि कालिदास, ये एक ही जन्म की 2 घटनाएं हैं। जब दिमाग को सही रास्ता मिल जाए तो वह महापंडित बन जाता है, और जब तक दिमाग को सही रास्ता न मिले तब तक महामूर्ख रहता है। हाँ मेरे भाई, ये दिमाग है। जब एक ही जन्म में कोई व्यक्ति कामासक्त बनकर अपनी पत्नी के पीछे पागल हुआ, वो व्यक्ति निकल पड़ता है उसके पीहर पर जाने के लिए, और कहते हैं, समझता है लकड़ी का कोई भाग है, जबकि होता वो शव है। और पत्नी के घर में ऊपर खिड़की तक पहुंचने के लिए जब वो चढ़ता है तो समझता है कोई डोरी लटकी हुई है। पत्नी पूछती है रात को 2 बजे तुम कैसे आए? अरे इस तरह घुप अंधेरे में कैसे आए? नीचे झांक कर देखती है, वो कहता है लकड़ी के सहारे आया, जबकि वहां पर लाश होती है।
मरी हुई लाश होती है और वो कहता है डोरी को पकड़ के चढ़ा तो वहां पर नीचे एक अजगर होता है और तब पत्नी उसे ललकार कर कहती है, अरे भाई तुम्हें जितना प्रेम मेरे चाम से है उतना प्रेम राम से होता तो तू दुनिया का महान आदमी बनता। चैलेंज मिलता है और जब तक जो दिमाग काम के पीछे भग रहा था वो राम में जुड़ जाता है और दुनिया का महाकवि तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की वो महान व्यक्ति का सृजन हो जाता है। मैंने कहा दिमाग, अरे मेरे भाई हम जिनकी रोज प्रार्थना बोलते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, आगे आगे, मंगलम 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 स्थूली भद्राद्या। आपको मालूम है स्थूली भद्र की बहनों की क्या खासियत थी? 7 बहनें थी। कल्प सूत्र में जिक्र आता है सेना रेणा जैसी स्थूली भद्र की 7 बहनें थी और उसकी खासियत क्या थी? बहनों की सौंदर्य उनकी खासियत नहीं थी, उनका दिमाग उनकी खासियत थी। और स्थूली भद्र की 7 बहनों की यह खासियत थी। सेना जो सबसे बड़ी वाली बहन थी उसकी खासियत थी वो एक बार किसी भी चीज को पढ़ ले उसे याद हो जाती थी, दूसरी 2 बार किसी को पढ़ ले याद हो जाती थी, तीसरी 3 बार किसी को पढ़ ले याद हो जाती थी। इस तरह 7 बहनें थी और 7 बहनों की खासियत, पहली वाली को 1 बार पढ़ने पे याद होता और 7वीं वाली को 7 बार पढ़ने पे याद होता। मेरे भाई दिमाग को जगाना पड़ता है, सोए हुए दिमाग को जगाना पड़ता है। ये सोचना मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं अब तैयार नहीं हो सकता, मैं अब कुछ कर नहीं सकता। मेरे भाई आदमी लगा रहे ना लगन से, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अगर कोई 80 साल की उम्र में जिसको केवल नौकार मंत्र आता है पर अगर वो मन बना लेता है, आदमी के 2 नजरिए होते हैं, एक होता है जो कहता है मुझे पढ़ना आता नहीं है और दूसरा कहता है मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। जिसके मन में ये है मुझे पढ़ना ही नहीं है वो युवक भी कुछ नहीं पढ़ पाएगा, पर जिसके मन में ये है मुझे पढ़ना नहीं आता पर मैं पढ़ने को तैयार हूं वो बूढ़ापे में भी प्रवीण हो जाएगा। बुद्धि को जगाना पड़ता है। इसको अगर जंग लग जाए ना तो ये आदमी के जीवन को जंग लगा देती है। और अगर बुद्धि को आदमी सही रास्ते पर पॉजिटिव मार्ग पर उपयोग करना शुरू कर देता है, ये केवल 1.25 किलो का दिमाग है इंसान का, मालूम है? पर मेरे भाई ये 1.25 किलो का दिमाग ही तो पूरी दुनिया को चलाता है, पूरे जीवन को चलाता है, हमारे तन मन शरीर प्राणों को चलाता है, हमें ऊर्जावान बनाता है। इस दुनिया में जो भी हमसे अच्छे सत्कर्म होते हैं हमारा पॉजिटिव दिमाग कराता है। इस दुनिया में जब भी हमसे गलत काम हो जाते हैं हमारा नेगेटिव दिमाग कराता है। पर एक बात मान कर चलो, लाख लाख कोहिनूर हीरे एक तराजू पर रख दिए जाएं और आदमी का दिमाग एक तराजू पर रख दिया जाए तब भी बेशकीमती आदमी का दिमाग है, क्योंकि दिमाग है तो कोहिनूर की कीमत है और दिमाग नहीं तो वो कांच का टुकड़ा है। आज हम अपने दिमागों को सक्रिय कर रहे हैं क्योंकि वो दिमाग जो 100 शास्त्रों का निर्माण कर सकता है। मेरे भाई 100 शास्त्र मिलकर एक दिमाग का निर्माण कर सके या नहीं कर सके, पर याद रखना एक दिमाग लग जाए ना तो सैकड़ों शास्त्रों का निर्माण कर लेता है। अपनी जिंदगी में या तो 100 किताबें लिखकर जाना कि तुम्हारी किताबों को पढ़कर लोग तुम्हें याद रखे। समय सुंदर जी महाराज हैं, कितने वर्ष हो गए उनको गए हुए दुनिया से, पर उनके गीत उनकी रचनाएं आज भी दुनिया में अमर है। या तो 100 किताबें लिखकर जाना जिससे दुनिया में अमर रहो, या जिंदगी ऐसी जीकर जाना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम पर क्या, बोलो बोलो बोलो, तुम पर 100 किताबें लिखी जा सके, इससे कम में गुनगुनी जिंदगी छोड़कर मत जाना। क्या है आदमी के दिमाग की ताकत? एक फैक्ट्री चल रही थी, ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ था पूरा, पता नहीं कोई कौन सी भीतर में गड़बड़ हो गई, कौन सा कोई तार हिल गया, कौन सा कोई कलपुर्जा खुल गया कि फैक्ट्री अचानक चलनी बंद हो गई। लोकल इंजीनियर को बुलाया गया, कंपनी के खुद के इंजीनियर लगे, बाहर के इंजीनियर को बुलाया गया, पर कोई को समझ नहीं पाया, कुछ खराबी नहीं है, कुछ खराबी नहीं है, पर मशीनें नहीं चल रही है। आखिर मुंबई से एक बड़े इंजीनियर साहब को बुलाया गया, वो फ्लाइट से आए, फैक्ट्री में पहुंचे, मशीनों को देखा। जो लोकल इंजीनियर थे वो भी वहां खड़े थे कि हमने सबने बुद्धि लगा ली। उस आदमी ने 15 मिनट तक मशीनों को देखा और उसने पास में खड़े एक मजदूर को इशारा किया, एक हथौड़ा लेकर आ। क्या लेकर आ? हथौड़ा लेकर आ। हथौड़ा मंगाया गया और हथौड़ा मंगाकर उस आदमी ने, जो इंजीनियर मुंबई से आया था, उसने उस मजदूर से कहा ये जो जगह है ना, यहां पर जोर से हथौड़ा मार। और उसने जोर से हथौड़ा मारा।
ताजुब ताजुब, क्या हुआ? मशीनें चल पड़ी, पूरी फैक्ट्री चल पड़ी। जब वो जाने लगा तो जिसने बुलाया था फैक्ट्री के मालिक ने उससे पूछा, उसने पूछा सर कितना पेमेंट करूं? उसने कहा भैया 1 लाख रुपया। उसने कहा यार आपने आके किया क्या? एक हथौड़ा तो मारा और किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया आपने। आकर के 15 मिनट आप रुके और एक हथौड़ा मारा है, और एक हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपया। इंजीनियर जो मुंबई से आया था उसने कहा भाई हथौड़ा मारने का तो 1 रुपया होता है, पर यह हथौड़ा कहां मारना इस दिमाग का 99,999 रुपया होता है। हथौड़ा मारने की मजदूरी तो कितनी होती है? कितनी होती है? 1 रुपया ही होती है। जिस मजदूर से मराया होगा वो 2 मिनट का उसका वेतन 1 रुपया ही होगा। हथौड़ा मारना ये काम 1 रुपये का है, पर हथौड़ा कहां मारना ये कौन बता रहा है? ये कौन बता रहा है? मेरे भाई, मेहनत मजदूरी करके आदमी अपना पेट भर सकता है, पर इसके आगे अगर वो भविष्य के द्वार खोलता है तो केवल मेहनत के बलबूते नहीं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका आदमी के दिमाग की होती है। आओ मैं कुछ ऐसी बातें करता हूं। आज मैं 2 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। नंबर 1, कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण हमारा मानसिक विकास रुक जाता है, और ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनको अगर हम जीवन के साथ जोड़ लें, हाँ मेरे भाई, आदमी चाहे तो अपने दिमाग को जगा सकता है। पूरे ब्रह्मांड भर का ज्ञान, अरे भाई अगर परम ज्ञान भी किसी इंसान को उपलब्ध होता है तो परम ज्ञान उपलब्ध तो इसी दिलो दिमाग में होता है ना। तो आदमी अगर अपने दिमाग को जगा ले, अपने दिमाग को सक्रिय कर ले, अपने दिमाग को पॉजिटिव बना ले, अपने दिमाग का सदुपयोग करना शुरू कर दे, तो कौन व्यक्ति जीवन में कितना कमाल कर सकता है ये हम भली भांति जानते हैं। इस दुनिया में जितने लोग महान बने हैं और जिन्होंने आसमानी ऊंचाइयों को छुआ है, उन सब लोगों के आसमानी ऊंचाइयों को छूने में हाथ पांव ने काम नहीं किया। उन सबको आसमानी ऊंचाइयों को छूने में सबसे बड़ा काम इंसान के दिमाग ने किया, इंसान की खोपड़ी ने किया, इंसान के मस्तिष्क ने किया, इंसान के भीतर में पलने वाली ऊर्जा ने किया। जब आदमी का दिमाग सुधर जाता है, सदराह पर चलता है इंसान। इसलिए किसी भी इंसान को सुधारना होना तो हाथ पांव थोड़ी सुधारे जाते हैं। किसी भी बिगड़े हुए इंसान को सुधारना हो तो हाथ पांव नहीं सुधारे जाते हैं। उसको सुधारने के लिए एक ही चीज सुधारनी होती है। वो क्या है? कहते हैं एक वयोवृद्ध संत नदी के किनारे पहुंचे। कोई 85-90 साल के रहे होंगे। नदी के किनारे पहुंचे और उन्हें उस पार जाना था। उन्होंने नाविक से कहा भैया मुझे उस पार जाना है, पर मैं पहले बता दूं मेरे पास पैसा टक्का नहीं है। मैं वहां उतरूं, तू मुझसे पैसा मांगेगा, मैं पहले कह दूं तुझे इच्छा हो तो ले जा, नहीं तो मत ले जा, पर मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। पर हां मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। 1-2 घंटा बाद तुम्हारी जब नौका भरे यात्रियों से, तब मुझे भी एक कोने में बैठा के ले जाना। उसने कहा हाँ महाराज चिंता मत करो, आप यहीं बैठ जाओ, आपको तो प्रभु भजन करना है, यहीं पेड़ के नीचे बैठ के कर लो। कोई लोग 2-5 यात्री आते हैं तो मेरा खर्चा भी निकल जाएगा और आपको मैं उस पार पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर में, आधे घंटे के बाद 10-15 छोरे आए, लड़की आए, उदंडी युवक आए और आकर चिल्लाते हुए कहा नाविक से, आए उधर चलना है क्या? उसने कहा ले जाऊंगा। किराया तय किया। युवक लोग बैठ गए तो नाविक ना कहा भाई मैंने बूढ़े महाराज को हाँ भरी, उनको। युवक है नहीं, जब पैसा हम दे रहे हैं तो इस बूढ़े संत को हमारे नाम में क्यों बैठाना? पर नाविक ने कह दिया मैंने महाराज को वचन दे दिया है, तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं तो वापस उतर जाओ, पर मैं बिना महाराज को लिए नहीं जा सकता। छोरे चुपचाप बैठे रहे। बूढ़े महाराज आए, बहुत सीधे सरल संत थे, बड़े शांत स्वभाव के थे। बिल्कुल किनारे जाकर के नौका में बैठ गए। नाविक ने नौका को खेना शुरू किया। अब आप समझ सकते हैं ना, जिनके दिमाग में शैतानियत पलती है वो अपने हाथ से क्या काम करेंगे? शैतानी का ही काम करेंगे। युवकों को, छोरों को लगा महाराज को छेड़ो, बूढ़े संत को छेड़ो। अब छेड़ो तो क्या करो? तो एक युवक गया और पीछे से महाराज की चोटी खींचने लगा, यूं फिर सिर ऊपर, यूं फिर सिर ऊपर। पर महाराज बस प्रभु भजन करते रहे, मंत्र का जाप करते रहे, शांत बैठे रहे। उन्हें तो 10 मिनट में नौका में बैठकर नदी पार करनी थी, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ना की,
कोई जवाब ना दिया, किसी प्रकार की औलाद ना दी, मना भी ना किया युवकों को। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो युवकों को और मजा आया। वो बाकी युवक भी उनकी चोटी खींचने लगे, बार बार यूं, बार बार यूं, बार बार यूं चोटी खींचे। युवकों को लगा हमारी उद्दंडता पर महाराज पर कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने और अपने कदम आगे बढ़ाए। अब उन्होंने महाराज की धोती खींचनी शुरू कर दी। पहले कहां तक थे? चोटी पर, और चोटी से नीचे कहां आ गए? धोती पर। अब पीछे से महाराज की धोती खींचे, और तब भी महाराज पर इनका कोई असर नहीं हुआ। उदंडी लड़कों को लगा एक बार तो महाराज को गुस्सा दिला के ही रहना है, क्या किया जाए। और तब उन लड़कों ने महाराज को उठाया। बूढ़े पतले संत थे, साधक संत थे। बूढ़े संत को उठाया और उठाकर पानी में, नदी में ही पलट दिया। अब वो क्या करे? 4 छोरों ने महाराज के पांव पकड़े, पानी में डाले, बाहर निकाले, पानी में डाले, बाहर निकाले, पानी में डाले, बाहर निकाले। महाराज फिर भी शांत रहे। युवकों ने उद्दंडता की हद कर दी कि महाराज को गुड़गुड़ 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 पानी में डाले, फिर बाहर निकाले, गुड़गुड़ 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 पानी में डाले, फिर बाहर निकाले। ये सब जब देखा तो उस संत का एक भक्त देव था, वो सहन न कर पाया। वो प्रकट हुआ और उसने महाराज को बराबर पानी से बाहर निकाला, सम्मानपूर्वक नौका में बैठाया, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, भगवान मैं आपका भक्त देव हूं। अरे ये शैतान लड़के नहीं जानते कि आप कितने महान संत हैं। अरे मैं चाहता हूं मैं इन लड़कों को अब दंड दूंगा और इतनी कड़ी सजा दूंगा, ये जीवन भर याद रखें। महाराज आप बोलो क्या सजा दूं? कहो तो इन सबको उठाकर पानी में पलट दूं। ये उद्दंडी लड़के जो आपको पानी में पलट रहे, सबको पानी में पलट देता हूं। संत ने मुस्कुरा कर कहा, भाई पानी में पलटने से क्या होगा, बेचारे मर जाएंगे। अगर तू पलट सकता है तो उनकी बुद्धि को पलट दे, ताकि किसी और संत के साथ ये ऐसा व्यवहार ना करे। किसको पलट दे? पानी में पलटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी में पलट भी दोगे तो इनका क्या होगा? मर के खपत हो जाएंगे और परिवार वाले बेचारे रोएंगे। इनको मत पलट, उस चीज को पलट दे जिसके कारण इनके भीतर उद्दंडता है, उस चीज को पलट दे जिसके कारण इनके भीतर शैतानियत है, उस चीज को पलट दे जिनके कारण ये गलत काम करने के लिए उद्यत होते हैं। उस भाव दशा, उस विचारों को, उन मनोदशाओं को, उस बुद्धि को ठीक कर दे जिसके कारण ये ठीक नहीं है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, जब भी किसी आदमी को सुधारना होता है तो उसको सुधारने के लिए हाथ पांव को कहां सुधारने की जरूरत है। एक चीज अगर सुधर गई तो पूरी जिंदगी सुधर गई, और वो है आदमी की क्या क्या? सोचो सोचो सोचो, क्या सुधर गया? दिमाग सुधर गया। पहले हम लोग दिमाग का उपयोग करते थे ना बहुत ज्यादा, तो हमें कई चीजें याद रहती थी। आपको पता है पहले हमें कम से कम 25-50 फोन नंबर याद रहते थे। अब तो आपको अपनी धर्मपत्नी का नंबर भी देखना पड़ता है, भाई कई नंबर है ना। पहले हम अंगुलियों से नंबर चलाया करते थे तो हमें नंबर याद रहा करते थे। अब हम सीधे नाम से नंबर निकाल। दिमाग का हमने जब जब उपयोग करना कम किया, दिमाग की सक्रियता खत्म होनी शुरू हो गई। पहले लोग ग्राउंड में जाकर खेला करते थे ना, तो दिमाग सक्रिय होता था, और वे ही लोग आगे जाकर कभी हमारे भारत का इतिहास रचते थे। अब लोग बच्चे क्या कर रहे हैं? मोबाइलों में बैठे हैं, और घर में कमरे में बैठे बैठे मोबाइलों में अपना समय पूरा कर रहे हैं, तो दिमाग अवरुद्ध हो रहा है। पहले के लोगों का लगता हमें आज ऐसा है ना कि आज के लोगों का दिमाग बहुत तेज हो। क्या तेज हो गया? केवल मोबाइल चलाना आ गया ना बच्चों को, इसके अलावा क्या आया पूछो। इनको बोलो 4 रुपए कमाने तो कमा नहीं पाएंगे, किसी से मीठा संबंध बनाना है तो बना नहीं पाएंगे, किसी के साथ जीवन जीना है तो जी नहीं पाएंगे, अपने स्वभाव को मीठा रखना है तो रख नहीं पाएंगे। केवल आज की खोपड़ी में क्या बुद्धि आई है? इतनी सी बुद्धि आई है कि मोबाइल को बराबर चला सकते हैं, कैमरा चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं। बस इसके अलावा इनकी बुद्धि में क्या प्रखर था, ये जरा सोचो तो सही। याददाश्त पहले लोगों की तेज थी। पहले पहाड़े लोगों को ऐसे आते थे, अरे मैंने तो कई बार देखा हुआ है, हमारे पिताजी महाराज उसमें शामिल थे, कई बार देखा हुआ है। गणित का कोई सवाल होता था, कैलकुलेटर बाद में जवाब देता था, लोग पहले जवाब देते थे, है ना। कैलकुलेटर बाद में जवाब देगा, ये और ये जोड़ो तो कितना होता है, इसमें इसने इंटू करो तो कितना होता है। कैलकुलेटर में तुम्हें दबाने में वक्त लगेगा, उससे पहले खोपड़ी बोलती थी। लोगों के दिमाग पहले चार्ज होते थे। आज हमारे केवल मोबाइल चार्ज है, पहले लोगों के दिमाग चार्ज होते थे। इतनी मजबूती से पढ़ा लिखा कर तैयार किए जाते थे। आज जो 10 साल पहले पढ़े हैं ना, उन बच्चों को 18 का पहाड़ा याद नहीं है, पर जो 78 साल पहले पढ़े थे उन बूढ़ों को बोलो वो 1 मिनट में पढ़ा बोले। इतने रट करके उनको याद कराया जाता था कि जिंदगी भर तक वो भूल नहीं पाते थे। और अब आगे पाठ पीछे सपाट, आगे पाठ पीछे सपाट, समझ गया ना। आगे पढ़ रहा और पीछे का भूल रहा है।
किसी भी MBA वाले को, किसी भी CA वाले को पूछ लो, किसी भी MA वाले को पूछ लो, बोल बेटा तूने चौथी क्लास में क्या पढ़ा? इनको 39 और 29 में फर्क क्या है ये नहीं आता। बताओ क्या जिंदगी जी लेंगे? 79 और 69 में क्या फर्क होता है ये नहीं निकाल पाएंगे। जिन बच्चों पर आपने लाखों रुपए खर्च करके इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाया, उनकी हालत ये है। वो 79 और 69, ये 79 कौन से भूत का नाम होता है? पहले बताओ 79 होता है क्या, फिर हम बताएंगे। बताओ इनके ज्ञान का अर्थ क्या हो रहा है जब सामान्य जीवन जीने की प्रक्रिया भी। अब ये ठेला गाड़ी वाले के पास जाएंगे ना केला लेने के लिए, और वो सब्जी लेने के लिए जोड़ तोड़ कर कहेगा भैया 69 रुपया, तो ये कहेंगे 69 का मतलब नहीं समझ पाएंगे। पता लगा सब्जी वाले के सामने एक बार तो डब्बू होके खड़े हो गए, भैया 69 मतलब। पहले विद्या जी जाती थी, अब आदमी इतना शॉर्टकट आगे बढ़ना चाहता है, फटाफट फटाफट मेरे हाथ में केवल रिजल्ट आना चाहिए। मेरे भाई मैं अनुरोध कर रहा हूं, हम दिमाग का पहले दैनंदिनी व्यवस्थाओं में उपयोग करते थे, मालूम है ना? दैनंदिनी व्यवस्थाओं में उपयोग करते थे, तब के हमारे दिमाग में धार ज्यादा होती थी। कैसे बताएं मेरे भाई? तब के पढ़े हुए घनश्याम दास बिड़ला भले 4 क्लास ही पास कर पाए थे। कितनी 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 कितनी? केवल 4 क्लास पढ़े थे घनश्याम दास बिड़ला, और केवल 11 क्लास पढ़े थे धीरूभाई अंबानी, और केवल 3 क्लास पढ़े थे अगरचंद नहाटा। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इंसान अगर अपनी प्रखर प्रज्ञा को जगा लेता है, बुद्धि को जागृत करने के लिए, बुद्धि को प्रखर करने के लिए, अपनी जिंदगी में केवल स्कूल की किताबें और स्कूल की डिग्रियां काफी नहीं होती। आदमी जब सजगता पूर्वक बुद्धिमानी के साथ अपने कदम बढ़ाता है तो इंसान को परिणाम मिलता है। जिन घनश्याम दास बिड़ला ने 4 क्लास पास नहीं की होगी, उनके यहां CA वाले कितने नौकरी कर रहे थे, है ना? कितने MBA वाले, कितने बड़े इंजीनियर उनके यहां काम कर रहे थे। खोपड़ी है खोपड़ी, इसको जगाना पड़ता है, और यह खोपड़ी केवल मोबाइलों से नहीं जगती। मैं आपको पहले बता दूं, ये जो खोपड़ी इंसान की है, ये जो दिमाग इंसान का है, कोई सोचे कि मोबाइल के ज्ञान से जिंदगी बन जाएगी। मोबाइल तो हमारी ज्ञान को जंग लगा रहा है, जंग। अरे पता है, एक घर में एक टीचर, महिला टीचर, जो अपने ही स्कूल की कॉपियों को जांच रही थी, और उन्हीं कॉपियों में एक लेख था, सब बच्चों को लिखा गया था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, तुम आगे बढ़कर क्या बनना चाहोगे। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। एक बच्चे को वो महिला पढ़ रही थी, और उसमें लिखा था, मैं बड़ा होकर मोबाइल बनना चाहूंगा। क्या लिखा था? मैं बड़ा होकर मोबाइल बनना चाहूंगा। उसने कारण लिखा, क्योंकि मैं देखता हूं मेरी मम्मी थोड़ी सी भी खाली होती है सीधा मोबाइल से चिपकती है, वो किचन में भी मोबाइल से चिपक कर रहती है। पापा, मैं सब पास में बैठे रहते, मम्मी हर समय मोबाइल से चिपकी रहती है। पापा जैसे ही दुकान से आते हैं, आते ही सीधे मोबाइल से चिपक जाते हैं। मेरी बड़ी वाली दीदी जैसे ही स्कूल से आती है, आते ही मोबाइल से चिपक जाती है। मेरे लिए किसी को भी 2 मिनट का समय नहीं, पर मोबाइल के लिए सबने 12-12 घंटे का समय निकाल रखा है। उस बच्चे ने लिखा, मेरे लिए किसी को 2 मिनट का समय नहीं है, पर मोबाइल के लिए सबने 8-8 घंटे निकाल रखे हैं। इसलिए मैं बड़ा होकर मोबाइल बनना चाहता हूं, ताकि पापा भी मेरे साथ रहे, मम्मी भी मेरे साथ रहे, भैया भी मेरे साथ रहे, दीदी भी मुझसे चिपकी रहे। उस महिला की आंख में आंसू तब आ गया जब वो कॉपी किसी और की नहीं, उसी स्कूल में पढ़ने वाले उसके खुद के बेटे की थी। और जब उसने अपने बेटे के इस निबंध को जब पढ़ा, किसका लिखा हुआ था? खुद के बेटे का निबंध को जब पढ़ा कि बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूं, तब उसने अपने पति को बुलाया, अरे इधर आकर देखो ये कुछ ने क्या लिखा है। और जब उसने पढ़ा तब मां बाप की आंख खुली। तुम अगर आज बच्चों को मोबाइल के भरोसे छोड़ रहे हो और तुम्हारी जिंदगी मोबाइलों से चिपक गई, सोचो तुम्हारे बुढ़ापे में बच्चे तुम्हें कैसे संभालेंगे। और एक बात तय मानकर चलो, नंबर 1 मैं आपके मन की यह कमजोरी दूर करना चाहता हूं कि हमें याद नहीं होता, हम पढ़ नहीं सकते, हम कुछ बन नहीं सकते, हमारा विकास हो नहीं सकता। मेरे भाई, इस दुनिया में कई लोग हैं जिनको अंग्रेजी बोलनी भारत में नहीं आती, पर वो भारत के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, ठीक है ना। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 5वीं क्लास भी पास नहीं की, वो देश के सर्वोच्च लोगों में उनका नाम आता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं की, वो देश के सर्वोच्च अमीरों में पहुंच गए। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो देश के सर्वोच्च पदों पर राजनीति में पहुंच गए। मैं बताना चाहता हूं, केवल किताबों से आदमी का दिमाग नहीं जगता, आदमी के दिमागों को आदमी को जगाना पड़ता है। और इसको जगाने का एक ही तरीका है, आदमी को सोच बनानी पड़ती है। हाँ,
अभी लगभग देश में 70 दिन तक लॉकडाउन रहा, ठीक है। कुछ लोगों ने टीवी में लगभग समय बिताया, कुछ अधिकांश लोगों ने मोबाइल में समय बिताया। क्यों जी? अधिकांश बच्चों ने, बड़ों ने अपना जो टाइम था या तो YouTube को देखने में, या कोरोना का कहाँ क्या हो रहा है, कितने क्या जा रहे हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, अधिकांश समय हमने कोरोना के बारे में जागरूकता, इतना हमने समय लगाया, तब भी हम कोई जग थोड़ी पाए। हम सड़क पर चलते हैं ना, केवल पुलिस के डर से मास्क लगाते हैं, फिर वापस उतार के अंदर। हम अभी भी उतने ही लापरवाह के लापरवाह हैं। और दूसरा, केवल मोबाइलों में, केवल खाने पीने में, केवल टीवी में, केवल 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 धारावाहिकों को देखने में हमने जैसे तैसे समय बिताया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब 10 दिन पहले एक घर की मुझे सूचना आई। उन्होंने कहा, साहब मैंने ये मन बनाया, मैंने अपने दोनों बच्चों को, एक बिटिया और एक बाबू, मैंने दोनों बच्चों को प्रोत्साहित किया। पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था, घोषणा हुई थी ना, पहला जब 24 मार्च को लॉकडाउन की देश के प्रधानमंत्री ने रात को 8 बजे घोषणा की थी ना, तब कितने दिन का लगा था? 21 दिन का लॉकडाउन, ठीक है ना। उस महान महिला ने मुझे बताया, बाप जी जब मुझे पता लगा 21 दिन तक मेरे बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, हम भी बाहर नहीं जाएंगे, तो मैंने सोचा, मेरे बच्चों को मैंने प्रोत्साहित किया। मैंने कहा, बच्चों ऐसा जीवन में पहला मौका आया है जब तुम घर में हो, हम घर में हैं, पापा घर में हैं, अपन बाहर नहीं जाएंगे। और तब वो कहते हैं, मैंने उनके पापा को भी प्रेरित किया, बच्चों के दोनों बच्चों को प्रेरित किया, और मैंने दोनों को ये बात के लिए तैयार किया कि अपन 21 दिन में राई दिवसी प्रतिक्रमण, यानी सुबह का प्रतिक्रमण और शाम का प्रतिक्रमण याद करते हैं। महिला ने मुझे बताया, बाप जी जब 21 दिन का भी लॉकडाउन खत्म हो गया और लगा कि अभी भी लॉकडाउन खत्म नहीं होने वाला, 21 दिन बीत गए, फिर नई घोषणा हुई, तो मुझे लगा अब लॉकडाउन लंबा चलने वाला है। मुझे गौरव है उस बहन पर जब उसने मुझे बताया अभी 8-10 दिन पहले, बाप जी मैंने अपने दोनों बच्चों को पंच प्रतिक्रमण इन 2.5 महीनों में याद करा दिया है। इसे कहते हैं समय का दिमाग के लिए किया गया सार्थक उपयोग। और आपने अपने पूरे 2.5 महीने को एक बार याद करो क्या किया था। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नमोत्थनम आता था तो मैं उवसग्रम तो और बढ़ गया। कोई है कि मुझे लोगस तक आता था तो मैंने उसके बाद में पुखरवर्दी और याद किया, मुझे वंदित्व आता था तो मैंने अतिचार के लिए। किसी ने भी अपने 2.5 महीने में 2 मिनट भी ज्ञानोपार्जन के लिए नहीं लगाए, पक्की बात है। तेरी मेरी में इधर उधर की बातों में उधर हो रहा है, वो हो रहा है, वो व्हाट्सएप के उसको पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं, उनको देख देख के मजे ले रहे थे हम लोग। और इसके अलावा एक बार याद करो, हमने उन 3 महीनों में अपने मानसिक विकास के लिए पॉजिटिव क्या उपयोग किया। नंबर 1, मुझे पढ़ना नहीं है। नंबर 2, मैं पढ़ नहीं सकता हूं। नंबर 3, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। हाँ, जिसके ये दिमाग में मुझे कुछ बनना ही नहीं है वो कभी कुछ नहीं बन सकता, पर जिसको है मैं पढ़ तो नहीं पा रहा हूं पर मुझे तैयार होना है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक न एक दिन इंसान जरूर आगे बढ़ जाता है। चलो अब मैं आपको वो पाठ पढ़ाता हूं। नंबर 1, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके कारण आदमी का दिमाग अवरुद्ध होता है, और नंबर 2, क्या क्या चीजें हम अपने जीवन में जोड़ें तो हमारा दिमाग सक्रिय और चार्ज हो सकता है। पहली, दिमाग तो मन से निकाल दें, ज्ञानोपार्जन की कोई उम्र नहीं होती। अर्थोपार्जन की तो उम्र होती है, क्योंकि हाथ पांव धीरे धीरे कम चलने लग जाते हैं जब आप 70 साल के हो जाते हैं, पर ज्ञानोपार्जन की दुनिया में कोई उम्र नहीं होती। अगर कोई 80 साल का व्यक्ति भी धर्म के सूत्रों को याद करना चाहे तो मैं कहूंगा आराम से कर सकता है, क्योंकि पूरे शरीर में एक ही चीज है जो कभी भी बूढ़ी नहीं होती, वो आदमी का दिमाग है। इसलिए तो कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। किसका भंडार? सरस्वती का भंडार, बड़ी अपूर्व बात। यह सरस्वती के भंडार की खासियत है, जितना खर्च करो उतना बढ़ता है, और खर्च करना बंद करो तो भीतर ही भीतर खत्म हो जाता है। तो पहली बात आप दिमाग में घर कर लें, और वो है, आप अगर ये सोचते हैं कि मैं तो अब 60 साल का हो गया, अब कहीं याद हुए, अब कुछ याद नहीं होता, अब पढ़ाई में अब क्या धर्म की किताबें पढ़ूंगा, अब तो हम मौत के करीब जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, हमारे यहाँ 60 साल के व्यक्ति को भी केवल मौत दिखती है कि मैं तो मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, पर बाहर में जो लोग रहते हैं ना, भले ही वो पश्चिमी देश में रहते होंगे, वो 80 साल के होते हैं, तब भी उनको लगता है अभी तो मैं जीवन की तरफ जा रहा हूं, मैं अभी और कुछ करूंगा, और कुछ बनूंगा, और कुछ ज्ञान करूंगा, और कुछ नव निर्माण करूंगा।
व्यक्ति का सारा शरीर बूढ़ा हो सकता है, पर मैं आपको ये जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूं, दिमाग कभी इंसान का बूढ़ा नहीं होता है। क्या है? दिमाग कभी इंसान का बूढ़ा नहीं होता। सच्चाई तो ये है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दिमाग और मजबूत होता है और अनुभवों की पोटली से बढ़ता है और सक्रिय होता है, चार्ज होता है और दिमाग पॉजिटिव अपना उपयोग करना शुरू करता है जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है। इस दुनिया भर में चलने वाला हरे रामा हरे कृष्णा मिशन, अरे स्वामी श्री प्रभुपाद ने 70 वर्ष की उम्र बीतने के बाद तो यह मिशन पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश शुरू की थी। मन में अगर कुछ कर गुजरने का संकल्प इंसान के साथ हो तो दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए उम्र नहीं होती। पहले आदमी को अपने भीतर यह सोच बनानी पड़ती है, हां मुझे बढ़ना है। मैंने कहा ना, दिमाग है, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, खिलाओगे तो खिलेगा, चलाओगे तो चलेगा, उपयोग करोगे तो आगे बढ़ेगा और नहीं तो जंग खा के खत्म हो जाएगा। चंद्र प्रभु जी महाराज, आज उनकी किताबें शायद दुनिया की, देश भर की हर विद्यालय में, हर लाइब्रेरी में, हर बड़े बड़े संतों के पास, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के पास उनकी किताबें रहती है। मैं आपको बताऊं, वो 9वीं कक्षा को उन्होंने सप्लीमेंट्री से पास की थी। किससे? जब तक पढ़ने के प्रति व्यक्ति की अभिरुचि नहीं थी, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यह नहीं था कि दिमाग कमजोर था, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभिरुचि नहीं होती है, तब तक आदमी सप्लीमेंट्री से पास होता है। लेकिन जैसे ही उसी 9वीं कक्षा में एक शिक्षक ने उनकी आत्मा को यह जगाते हुए कहा था कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें कितनी मुश्किल से पढ़ा लिखा कर तैयार कर रहा है, वो मेरा दोस्त है और वो कितनी मुश्किल से तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करा रहा है, तुम उसको ये रिजल्ट देते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि अपने बड़े भाई की मेहनत पर इस तरह पानी फेरते हो। और तब इंसान की आत्मा जगी, तब के बाद उन्होंने अपनी हर क्लास फर्स्ट क्लास पास की और जब ज्ञान को जगाना शुरू किया, आज उनकी 400 किताबें पूरे देश भर में चल रही है। कितनी 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 किताबें? दुनिया का ऐसा कोई विषय नहीं होगा जिस पर उन्होंने नहीं बोला। आदमी जब जगाना चाहे ना, मेरे भाई जिसको आप सुन रहे हैं ना, उसको तो किसी से बात करने में भी शर्म आती थी, बोलने में भी शर्म आती थी, पढ़ने में भी कमजोर था। लेकिन जब आदमी जगा लेता है अपनी प्रज्ञा को, नहीं मुझे कुछ बनना है, मुझे निर्माण करना है, मुझे अपने दिमाग का सकारात्मक उपयोग करना है, आदमी आगे बढ़ जाता है 100%। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कोई ना कोई विकास का रास्ता इंसान के जीवन में खुलना शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग के अवरोधक तत्व, सबसे पहला, मनुष्य के दिमाग को कमजोर करने में 3 चीजों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। नंबर 1, मनुष्य के भीतर में दिमाग में पलने वाली चिंता, यह हमारे दिमाग को कमजोर करती है। हम जब भी किसी एक बिंदु पर लगातार सोचते रहते हैं, महीनों तक सोचते रहते हैं, हफ्तों तक सोचते रहते हैं, कई दिनों तक सोचते रहते हैं और अनिर्णय की स्थिति रहती है, कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, हमारा दिमाग धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होता है। कोई आके पूछता है अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोलते हैं ना हम कई बार, जब हम बहुत चिंता में, बहुत गुस्से में, बहुत मन से आंदोलित होते हैं, कुछ अंदर से बहुत थके रहते हैं, और तब बच्चा के पूछता है पापा ऐसे बोला ना अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, माथा मत खा। इसका मतलब क्या है? दिमाग काम कर रहा है, आपने दिमाग को दबा दिया। काम क्या नहीं कर रहा है? दिमाग कोई चक्के पर, व्हील पर थोड़ी खड़ा है। हमने चिंता का इतना ज्यादा उस पर भार डाल दिया है कि दिमाग दबना शुरू हो गया है। किसी भी व्यक्ति के दिमाग को कमजोर होने में सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है, तो वह है उसके भीतर पलने वाली चिंता। जब व्यक्ति किसी एक बिंदु पर चिंतन नहीं कर पाता, चिंतन इंसान को बुद्ध बनाता है और बेवजह की चिंता इंसान को बुद्धू बनाती है। लगा रहता है आदमी, सोचता रहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वो मुझे धोखा देके क्यों चली गई, मैं लव मैरिज मैंने की, मेरे बाप से मैंने तोड़ा, पापा से तोड़ा, मम्मी से तोड़ा, भैया से तोड़ा, और उसने मुझे इस तरह से धोखा दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा भाग्य खराब, मेरा नसीब खराब, मेरी किस्मत खराब, भगवान मुझसे नाराज, और ये सब बातें उसके दिमाग में पलती रहती है। और ये भयंकर चिंता में ग्रस्त हुआ इंसान, धीरे धीरे उसकी याददाश्त खत्म। या फिर इंसान के याददाश्त को कमजोर करने में दूसरी जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है वो है गुस्सा। गुस्से के 2 बड़े सबसे नुकसान, पहला नुकसान है बड़ों का भाग्य कमजोर करता है और बच्चों का दिमाग कमजोर करता है। ये जो हमारी भाग्य रेखा चलती है, हमारी आयुष्य रेखा चलती है, इसको काटने में सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है तो आदमी का क्रोध होता है। इसलिए अपने बच्चों को वे ध्यान दो, उनके स्वभाव में अगर गुस्सा आ रहा है तो सावधान। आज वे 7वीं में 95% लेकर आए हैं, गुस्सेल बच्चा 8वीं में 85 ले आएगा, 9वीं में 75 आ जाएगा, और आपको पता नहीं लगेगा 10वीं आते आते वो 65 तक पहुंच जाएगा। गुस्सा बच्चे के दिमाग को कमजोर करता है। एक बार जब हम गुस्सा करते हैं,
जितने बच्चे भी अभी इस प्रवचन को मेरे सुन रहे हैं, मैं उन हर बच्चों को जीवन का यह पाठ पढ़ा रहा हूं। हम एक बार जब गुस्सा करते हैं, हमारे दिमाग के 10,000 ज्ञान तंतु जलकर नष्ट होते हैं। जब हम मां के पेट से निकल कर आते हैं, हमारे दिमाग में 10 खरब स्नायु तंतु होते हैं जब हम मां के पेट से निकल कर आते हैं। लेकिन हम जितनी बार गुस्सा करते हैं, हर बार बच्चा जब भी गुस्सा करता है, उसके 10,000 ज्ञान सेल्स, पॉजिटिव सेल्स, शिक्षा के सेल्स, दिमाग के सेल्स जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही समझे जैसे यहां पर रुई पड़ी है, इतनी सारी रुई, और मैंने एक तूली जलाई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? पहले तो रुई सुकड़नी शुरू हो जाएगी, फिर जलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हमारा दिमाग है। जब हम एक बार गुस्सा करते हैं तो दिलो दिमाग की कितनी सेल्स? 10,000 कोशिकाएं जलकर नष्ट होती है। और दिन भर में अगर आपने 5 बार गुस्सा किया तो 50,000, और महीने भर में अगर आपने कितनी बार कर लिया? 50 बार अगर कर लिया तो आप क्या समझते हैं? 5 लाख ज्ञान तंतु। गुस्से में जीने वाले लोगों का दिमाग हमेशा कमजोर रहता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं बन पाता। एक बार का क्रोध आदमी के दिले दिमाग को कमजोर कर। इसलिए दूसरी जीवन की, अगर आप चाहते हैं मेरा दिमाग हमेशा सक्रिय रहे, मेरा दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहे, मैं दिमाग से हमेशा अच्छे काम, पॉजिटिव वर्क, सही वर्क करूं, तो इसके लिए अपने दिले दिमाग को गुस्से से हमेशा दूर रखिए। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, मुस्कान से जवाब दे दो, कोई बात नहीं। मैं सच कहता हूं, जब आप अपमान के जवाब अभी मुस्कान से देंगे, आप दिलो दिमाग से इतने शांत, इतने तरोताजा, इतने आनंद से भरे हुए रहेंगे। सामने वाला चला भी जाएगा, वो तो हो हल्ला चीख चिल्लाहट करता हुआ गया, वो तो अपना माथा भारी करके गया, और आप पीछे फिर भी आनंद के आनंद में हैं? समझो, गुस्से में आकर आपकी पत्नी ने कह दिया तुम तो जानवर हो, जानवर। क्या कह दिया? गाली निकाल दिया, आपको अपशब्द कह दिया। गुस्से में आदमी को पता नहीं लगता। क्रोध में नर होता कंगाल, क्रोध में खूब बजाता गाल। आदमी की बुद्धि बाहर निकल जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है, सोच खत्म हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है, आदर अदब खत्म हो जाती है, कायदे खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे का व्यवहार खत्म हो जाता है। जब इंसान को क्रोध आता है तो उसका मूल चरित्र खत्म हो जाता है। उसे यह एहसास निकल जाता है कि मेरा उनके साथ क्या रिलेशन है, छोटे बड़े का भान छूट जाता है। जब आदमी को क्या आता है? गुस्सा आता है तो छोटे बड़े का भान भूल जाता है। और गुस्से में कभी पत्नी बोल ही दे कि तुम तो जानवर हो, जानवर, मैं कहूंगा दिमाग का पॉजिटिव उपयोग करना, और झट से अपने मन को पॉजिटिव बनाकर कहना, अरे वाह भाई वाह, तूने कितना बढ़िया शब्द निकाला मेरे लिए, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आ गया, क्या मीठा शब्द निकाला है, इतना प्यारा, मेरा नाम तो मेरे मम्मी पापा और भुआ ने भी नहीं दिया, क्या प्यारा शब्द निकाला है। जानवर, बिल्कुल सही कहा, तू मेरी जान, मैं तेरा वर, दोनों मिलके क्या हुए? तो मैं अगर जानवर हूं, ये बनाने में किसका हाथ रहा? पॉजिटिव। आप पाएंगे, आप जैसे ही समझो गुस्से में आकर पत्नी ने कह दिया मैं तो पीहर चली जाऊंगी। महिलाओं के पास 2 ही शस्त्र होते हैं, या तो आंसू बहा दो या पीहर की धमकी दे दो, मैं तो पीहर चली जाऊंगी। अच्छा, जाति वाती नहीं है, बस मैं पीहर चली जाऊंगी। कभी कहती है मैं तो बस बच्चों के कारण बैठी हूं, बच्चे बड़े हो जाए कहते हैं मैं तो पोतियों के कारण बैठी हूं, फिर कहती है मैं तो आपके कारण बैठी हूं, बाकी कभी पीहर चली जाती। अच्छा, जब वो कहे ना गुस्से में पीहर चली जाऊंगी, तो मना मत करना। ये अमृत सिद्धि योग जीवन में कभी कभी आता है। जो आप चाहते थे वही तो हो रहा है, और वो गुस्से में कहे मैं तो पीहर चली जाऊंगी, तो फटाफट अंदर जाना, क्योंकि मन को बदलते वक्त नहीं लगता। फटाफट भीतर जाना, और उसके जो कपड़े लत्ते सामान है फटाफट 2 सूटकेस भर के बाहर ला के देना। लो जी, मैंने सामान तैयार कर दिया। वो कहेगी देखो मैं जा रही हूं। अरे जा कहां रही हूं? मैंने ओला भी बुक कर दी है। वो कहे देखो मैं सच्ची जा रही हूं कि नीचे ओला आ गई है। और जब वो अपना सूटकेस हाथ में लेते हुए और झेपते हुए नीचे उतरेगी, मैं जा रही हूं, मैं बस जा रही हूं, मैं बस जा रही हूं। गुस्से में आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसे भान नहीं रहता मैं किसे क्या किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं। और जब वो गुस्से में कहे मैं जा रही हूं, तब घर से रवाना मत करना, नीचे तक भी आना, कहीं उसका मन घूम न जाए। सीढ़ियां तक आना, कार तक आना, ओला में पीछे सामान भी रख देना डिक्की में। और जैसी वो गाड़ी में बैठने लगे ना, तब मुस्कुरा कर कहना तुम आराम से पीहर जाओ, मैं ससुराल चला जाऊंगा, बच्चों को ननिहाल भेज दूंगा, रहेंगे अपन साथ साथ। मैं कहां चला जाऊंगा? ससुराल। और बच्चे कहां जाएंगे? ननिहाल। यानी रहेंगे अपन साथ साथ। किसी के भी गर्म पारे को ठंडा करने का इससे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? गुस्से में आकर पत्नी कह दे तुम तो जो भी लाते हो सड़े गड़े लाते हो, तो मुस्कुरा कर कहना तू कितनी अच्छी है, तुझे भी तो मैं ही लेकर आया था। सामने वाला आवेश और क्रोध में कह रहा है
दादा ने पोतों से कहा, है क्या जमाना आ गया है। अरे हम जब बच्चे थे ना तो 40 रुपए में गेहूं की बोरी आती थी। क्या कहा? 40 रुपए में गेहूं की बोरी आती थी। पोते ने कहा, दादाजी क्यों गुस्सा करते हो, आज भी आती है 40 रुपए में। कहां आती है दादाजी, आज भी 40 रुपए में गेहूं की बोरी आती है। फर्क इतना सा है, पहले भरी आती थी, अब खाली आती है। गेहूं की बोरी तो 40 में आ रही है ना। मैं ये अनुरोध कर रहा हूं अपने दिलो दिमाग को पॉजिटिव और सकारात्मक रखने के लिए। जब वक्त आया, सामने वाला आउट ऑफ कंट्रोल था, तब भी आप ओह पधारो सा। और मुझे तो कोई पता लग जाए ना, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आया, मैं कहता ओह पधारो सा, बहुत खुशी हुई आपके आने से, हमारा 1 किलो खून बढ़ गया। मैं जब कहता हूं बढ़ गया तो उसका जल रहा है, बढ़ गया कर रहा है, तब भी सामने वाला आउट ऑफ कंट्रोल है। पर विश्वास रखना, आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, क्योंकि हमारे दिमाग को कमजोर करने में सबसे बड़ी किसी की भूमिका है। मैं जब बचपन में स्कूल में था ना, एक बार हमारे टीचर ने सब बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ अक्कल बड़ी की भैंस? बोलो बोलो बोलो। उन्होंने मुझे पूछा, तुम्हें अक्कल चाहिए कि भैंस? क्या पूछा? अक्कल चाहिए कि भैंस? तो सारे बच्चों ने कहा सर अक्कल, सर अक्कल, सर अक्कल, सर अक्कल। मैं सबसे पीछे बैठा था, मैंने कहा सर 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 मुझे भैंस चाहिए। इधर इधर इधर। 2 तो मेरे पहले टिकाए, हैं तुझे भैंस चाहिए? मैंने कहा सर क्यों गुस्सा करते हो, जिसके पास जिस चीज की कमी होगी वो वही तो मांगेगा। इनके पास अक्ल नहीं है, इन्होंने अक्ल मांगी, मेरे पास भैंस नहीं है, मैंने भैंस मांगी। हर किसी नेगेटिव वातावरण को हम वक्त पड़ने पर पॉजिटिव में तब्दील कर सकते हैं। और मैं कहूंगा नंबर 1, अपने दिमाग को तरोताजा रखने के लिए, गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराता हुआ रखने के लिए, तरोताजा रखने के लिए, आनंद भरा रखने के लिए, शांत और मनस्वी बनाए रखने के लिए, अपने दिलो दिमाग को हमेशा परमानंद दशा में रखने के लिए, अपने दिलो दिमाग को हमेशा उपवन की तरह रखने के लिए पहली जरूरी है, इसमें चिंता, क्रोध और ईर्ष्या के कांटे मत आने दो। ये वो कांटे हैं जो हमारे उपवन के आनंद को भंग करते हैं और डगर डगर पर हमारे दिमाग में चुभते रहते हैं। पहला है ईर्ष्या, दूसरा है चिंता, तीसरा है क्रोध। ये वो 3 कांटे आते हैं जो हमारी जिंदगी में पता नहीं कहां से आते हैं और हमारा दिमाग अवरुद्ध हो जाता है। हमारा दिमाग देरानी जेठानी में बस ईर्ष्या हो गई। अब आप देखो क्या हो रहा है, महीने के महीने, साल के साल बीत रहे हैं, किसी भी चीज में उनका दिमाग लगता ही नहीं है। घर में क्या हो रहा है उनको नहीं पता। पर अगर देवरानी की नई साड़ी आई है, कहां से आई है इसको, किधर से आई है इसको, कहां से आई है, नाटक करी है, पीर से लेकर आई हूं, लगता है देवर जी ने कोई गड़बड़ की है, रुपये इसको दिलाए हैं, ये बाजार से खरीद कर लाई है और नाटक करिए। हम बेवजह अपने दिमाग को, अरे भाई हम जब छोटे थे तो ज्यादा अच्छे थे, हमारा दिमाग विज्ञान, भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश इन सब में लगता था। अब हम आधा घंटा बाद ईर्ष्या करते हैं, उसके आधे घंटा बाद हम गुस्सा करते हैं, उसके आधे घंटा बाद हम होल्ला करते हैं, उसके आधे घंटा बाद हम किसी का अपमान करते हैं, उसके आधे घंटा बाद हम किसी की आई हुई चीज को लेकर मन में दुखी होते हैं। हमारे दिमाग का हमने नेगेटिव उपयोग करना शुरू कर दिया और इसीलिए हमारी जो ज्ञान शक्ति है ना, ये निष्क्रिय होनी शुरू हो गई। अब मैं सच्ची कहता हूं, अगर आज भी आप उतने ही आनंद में, बचपन में जैसा आपका दिमाग था, बचपन में आपका जैसा दिमाग था वैसा दिमाग आज अपना अपना आप कर लें। कहते हैं बचपन में जल्दी याद होता है ना, बचपन में जल्दी याद होता है ना बाबा ना, 55 में भी जल्दी याद हो सकता है। बचपन में होता था पर 55 में भी हो सकता है। बीच में क्या आई, ये दिमाग में हमने छाती कूटे, माथा फोड़ियां, सिरपचियां, बहू की, बिनने की, पियर की, ससुराल की, दहेज की, इसके घर से कितना आया, उसके पीर से कितना आया, इस दिवाली पर कितनी मिठाई आई, बड़ी वाली बहू के घर से तो 12-15 किलो आई, छोटी वाली के तो 7 किलो आई थी। अरे यार मिठाई तो बदबू मारती है, लगता है उसने ऐसे ही खिसका दिया, 5 दिन पुरानी मिठाई। अरे हम कितने विचारों से अपसेट बने रहते हैं, गले में डायमंड सेट और दिमाग पूरा अपसेट। और यही हमारे दिमाग को कमजोर करता है मेरे भाई। बाकी दिमाग का क्या कमजोर होता है, कोई कमजोर नहीं होता। आप कई बार देखते होंगे कितने वयोवृद्ध संत होते हैं, 90-90 साल के, 85-85 साल के, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, अपने शिष्यों को देशना देते हैं, प्रवचन देते हैं। कई वयोवृद्ध संत ऐसे हैं देश में जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं पर आराम से वो शरीर से उठा बैठा नहीं जा रहा है। उनको हो सकता है व्हील चेयर पे बैठा के लाया जा रहा हो, डोली में बैठा के लाया जा रहा हो, उनके शिष्य उनको कंधे पे बैठा के ला रहे हो, तब भी जब वो बैठ करके प्रवचन देते हैं तो बड़े आराम से देते हैं। इसका मतलब गोडे बूढ़े होते हैं, पांव बूढ़े होते हैं, कमर बूढ़ी होती है पर माथा बूढ़ा नहीं होता है।
इसको सक्रिय रखने के लिए पहला काम करना पड़ता है, दिमाग को चिंता से मुक्त, बोल लो, किससे मुक्त? चिंता से मुक्त। नंबर 2, क्रोध से मुक्त। नंबर 3, ईर्ष्या से मुक्त। तेरे भाग्य में जो है वो भगवान ने तुम्हें दिया है। आपके बड़े भाई को क्या मिला ये उसकी किस्मत है, आपके छोटे भाई को क्या मिला ये उसकी किस्मत है। आपकी किस्मत वो है जो आपको मिला है। इसलिए जो मिला है ना, अगर हम उसका आनंद उठाएंगे, हम मानसिक बेचैनी से बचे रहेंगे। क्या हुआ अगर उसको हमसे ज्यादा मिल गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, अच्छी बात ही है। भगवान उसको और आगे बढ़ा। अरे मैं ना बढ़ पाया, मेरा भाई बड़ा, मेरे मामे का बेटा बड़ा, मेरे चाचा का बेटा बड़ा, मेरी ननद बड़ी, मेरी भाभी बड़ी, मेरी जेठानी बड़ी। बजाय कि उससे ईर्ष्या खाने के हम प्रेरणा लें। दुनिया में 2 तरह के जीव होते हैं, एक होती है मछली, एक होती है केकड़ा। आपको पता है दोनों की प्रकृति में क्या फर्क है? केकड़ा देखता है कि उससे आगे कोई दूसरा केकड़ा चल रहा है, वो क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? जिन लोगों की बुद्धि केकड़े की होती है वे लोग जीवन में खुद भी कभी आगे नहीं बढ़ते, और कोई दूसरा आगे बढ़ रहा हो तो उसको बढ़ने में हमेशा नेगेटिव भूमिका अदा करते हैं। वे खुद भी सकारात्मक काम नहीं करते, और अगर कोई दूसरा सकारात्मक अच्छा बेहतरीन काम कर रहा है तो उसकी टांग अड़ाने का, टांग खींचने का काम करते हैं। तो पहली बुद्धि के लोग होते हैं जो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, वो केकड़े की बुद्धि के होते हैं। जब देखता है केकड़ा, उसके आगे कोई केकड़ा जा रहा है, उसको ईर्ष्या होती है, उसको जलन होती है, उसके भीतर आग लगती है। मेरे भाई क्या लगती है? आग लगती है। एक ऐसी आग जो दिखती तो नहीं है पर भीतर ही भीतर आदमी को धुधकाती रहती है। और वो जली हुई आग से क्या करता है केकड़ा? क्या करता है? उसके आगे कोई केकड़ा चल रहा है, वो केवल एक ही काम कर सकता है, और वो है कि जो आगे चल रहा है उसकी टांग खींचता है। तू कैसे आगे? पीछा चल, पीछे। पर एक दुनिया में किसी भी व्यक्ति को जिंदगी कैसी जीनी चाहिए तो मछली से प्रेरणा लो। जब मछली देखती है उसके आगे कोई दूसरी मछली चल रही है, वो ईर्ष्या नहीं खाती, वो जलेसी नहीं करती, वो दुखी नहीं होती, वो प्रेरणा लेती है। क्या लेती है? प्रेरणा लेती है। जब ये आगे बढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती? और पीछे वाली मछली अपनी गति तेज करती है, छलांग लगाती है पानी में, और आगे वाली मछली से आगे चली जाती है। जिन लोगों के दिमाग मछली की तरह प्रेरणा लेने वाले होते हैं वो अपने दिमाग का सकारात्मक उपयोग करके आगे बढ़ जाते हैं, और जिनके दिमाग केकड़े की तरह है, केवल ईर्ष्या से भरे रहते हैं, वो खुद भी कुछ नहीं कर पाते, और उनसे जुड़ा हुआ कुछ आदमी करना चाहे तो उसे करने नहीं देते। मैंने कहा दिमाग के 3 दुश्मन। नंबर 1, बोल लो वापस, गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या। ये हमारे वो दिमाग के दुश्मन हैं जो हमारे दिमाग को अवरुद्ध रखते हैं। और आज की तारीख में बच्चों के लिए जो कुछ दिमाग को विकसित होने में रोकने में, नंबर 1 मोबाइलों में दिया जाने। मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूँ, उपयोग करना चाहिए, आज की विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर इनका पॉजिटिव उपयोग करो, इनका सकारात्मक उपयोग करो, और एक लिमिट हो। मैं टीवी देखो ना भाई, 1 घंटा टीवी देखूंगा, बच्चों के लिए नियंत्रण कर दो बेटा। जब भी तुम्हें देखना हो 1 घंटा निर्धारित कर लो, तुम टीवी देख सकते हो। पर टीवी के आगे बैठे और 3 घंटे तक लगातार टीवी देख रहे हो, मोबाइल लेकर बैठे लगातार 1 घंटे से उसी में लगे हो, इससे तुम्हारा समय बेकार जाता है, क्योंकि मिलता कुछ नहीं, केवल दिमाग जंग खाता रहता है। हम इतने फेसबुक को यूं चलाते रहते हैं, आज तक किसी को ज्ञान मिला क्या उससे? केवल जानकारियां मिलती रहती है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और कल हमने क्या क्या देखा फेसबुक में किसी को याद नहीं है। जाता गया, बहता गया, पानी बह रहा है, हम देख रहे हैं, केवल अपना समय लगा रहे हैं। आओ हम अपने दिलो दिमाग का पॉजिटिव उपयोग करें। नंबर 1, अपने दिमाग में हमेशा धार रखिए। पहला क्या काम करो? धार रखिए, जंग मत लगने दीजिए, धार रखिए। जब जरूरत पड़ा दिमाग का सकारात्मक उपयोग किया, बिल्कुल तुरंत जवाब देने में हाजिर हैं। अच्छा भाई, ताजगी से बोलो, बिल्कुल। निर्णय सही होगा कि गलत होगा ये भविष्य तय करेगा, पर अपने भीतर निर्णय लेने की क्षमता हो। दुनिया में एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आइंस्टीन। नाम सुना है ना? जिनका दिमाग बड़ा सक्रिय हो चुका था, और दुनिया के महान वैज्ञानिकों में उनका नाम आता है। किसे कहते हैं इंसान की बुद्धि में धार? तो कहते हैं आइंस्टीन। एक बार अमेरिका में उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, दुनिया भर के वैज्ञानिकों को बुलाया गया था, लेकिन संयोग की बात, कार्यक्रम से कुछ दिन पहले आइंस्टीन महोदय को थोड़ा सा जुकाम हो गया, गला चौक हो गया, आवाज बाहर नहीं आ रही थी।
अगले दिन पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिक इकट्ठा होने वाले थे और बड़े बड़े सभागार में उनका कार्यक्रम था। आइंस्टीन सुस्त सुस्त बैठे थे, कल कैसे बोलूंगा कैसे बोलूंगा कैसे बोलूंगा, कि तभी उनका ड्राइवर आया। कहा, सर सुस्त सुस्त क्यों हो? अरे क्या सुस्त सुस्त, देख 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 मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब, मेरा गला चौक हो गया, ये हो गया, मैं कैसे बोलूंगा, मेरी आवाज। उसने कहा, सर मुझे मौका दो। मैं रोज आपके भाषण सुनता हूं और सुनते सुनते मुझे आपके भाषण याद हो गए, और जो बाहर से वैज्ञानिक आ रहे हैं वो जानते थोड़ी है कि आइंस्टीन का चेहरा कौन सा है, मेरा कौन सा है। सब नए लोग ही तो आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और उनको क्या पता आइंस्टीन कौन है। मैं आपकी ड्रेस पहन लूंगा, आपकी टाई लगा लूंगा, आप जैसे बालों, और देखो ना आईने में, चलो थोड़ा थोड़ा मेरा और आपका चेहरा भी मिलता है। कल आप ड्राइवर बन जाओ तो मैं आइंस्टीन बन जाऊं, मौका दो मुझे, फिर देखो मैं क्या कमाल करता हूं। मौका दो, डुबोएगा मुझे। अरे चेहरा आइंस्टीन का होने से दिमाग नहीं। अरे सर रोज आपके लेक्चर सुनता हूं, रोज आपके भाषण सुनता हूं, और सुनते सुनते मुझे याद होगा, मुझे देखो मौका दो, फिर मैं देखो क्या कमाल करता हूं। आइंस्टीन का बोल के बता, और वो वास्तव में बोलने लग गया। अब रोज सुनते सुनते बातें याद होने लग गई। अगले दिन सब कुछ तय हो गया। ड्राइवर की जगह सीट पर कौन बैठ गए? आइंस्टीन। और आइंस्टीन की जगह वो ड्राइवर, वही ड्रेस, वही परिवेश, वही बाल वाल सर संवर करके, और पीछे आकर यूं बैठ गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। अब क्या हुआ? किसका सम्मान शुरू हुआ? ड्राइवर का, जो आइंस्टीन बनकर आया था। मंच पर लेकर गए, और बेचारे आइंस्टीन साहब तो फिर नीचे कुर्सी पे बैठना पड़ा। ड्राइवर है तो नीचे कुर्सी पे, वो किनारे कुर्सी पे बैठ गए। अब वो ड्राइवर ऊपर पहुंचा। पहली बार जिंदगी में हमेशा वो नीचे बैठता था, आइंस्टीन ऊपर बैठते थे। आज पहला मौका आया जब आइंस्टीन साहब नीचे बैठे और वो ऊपर बैठा है। बड़ा यूं यूं हो रहा था, मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, मौका भगवान ने दिया, आज मजा आ गया, मंच पर बैठा हूं। बोलने का मौका मिला उनको। उसे पता था फर्स्ट एंड लास्ट मौका है ये, जितना बोलने का मजा लेना है बस आज ले ले। तो उससे जितनी बातें अब तक आइंस्टीन के भाषण में सुन रखी थी, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, जितनी बातें सुन रखी थी, और इतना तबीयत से उसने 1.5 घंटे तक भाषण दिया ड्राइवर ने। क्या तालियां बजी, लोगों ने कहा आइंस्टीन साहब क्या मूड में बोल रहे हैं, क्या मूड में बोल रहे हैं। इतनी लोगों को आनंद आया होगा। उसे पहली बार मौका था, उसे था फर्स्ट एंड लास्ट। जितनी बातें याद थी सब बोल दी एक ही दिन में। लोगों ने खूब तालियां बजाई। आइंस्टीन को लगा यार ये तो मेरा बाप निकला, क्या गजब बोला ये। कार्यक्रम खत्म हुआ। वो जैसे ही बैठा ड्राइवर, शांति की सांस ली, मतलब बाजी जीत गया। तभी 5-7 लोगों ने हाथ खड़ा किया, सर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन। और अब उस ड्राइवर की टाइम फिस। अरे यार भाषण तो मुझे याद था, अब क्वेश्चन का जवाब भला अब कहां से दूंगा। अब वो उसकी टाइम फिस हुई। वो ड्राइवर खड़ा हुआ, आइंस्टीन बना हुआ ड्राइवर। कहा बोलो बोलो क्या क्या प्रश्न है। एक ने एक किया, दूसरे ने दूसरा किया, तीसरा किया, चौथे ने चौथा किया। सब ने अपने अपने प्रश्न किए। तो उस ड्राइवर आइंस्टीन ने कहा, अरे यार तुम लोगों का बौद्धिक स्तर कितना सामान्य है? कितना सामान्य बौद्धिक स्तर है। क्या ऐसे सामान्य सामान्य प्रश्न लाए हो? इनका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। ड्राइवर साहब ऊपर आओ तो। इनका जवाब कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? मेरा ड्राइवर भी इनका जवाब दे सकता है। ड्राइवर साहब ऊपर आओ। आइंस्टीन समझ गया तेरी बुद्धि में धार स्थित हो, जहां जाएगा वहीं पर बाजी मार लेगा। जिंदगी में जंग नहीं लगना चाहिए, वक्त आने पर अपनी बुद्धि का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। बच्चों का दिमाग कैसे तेजस्वी हो, बड़ों का दिमाग कैसे तेजस्वी हो। चलो मैं 5-7 मिनट में अब कुछ खास मंत्र आपको जीवन के दे रहा हूं। नंबर 1, दिमाग को तेजस्वी रखने के लिए पहली आदत हमें डालनी बहुत जरूरी है, और वो है सुबह जल्दी जगने की आदत डाली। जो लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, जो युवा पीढ़ी, जो बच्चे सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं कुछ मंत्र दूंगा, 1-2 औषधि भी बताऊंगा जिससे हमारा दिमाग तेज हो सकता है, 1-2 अभी मैं योग की प्रक्रिया करके बताऊंगा जिससे हमारा दिमाग तेजस्वी बन सकता है। पर पहला उपाय बता रहा हूं, और वो है सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए। क्योंकि सुबह अगर हम जल्दी जगते हैं तो हमारा दिमाग बड़ा तरोताजा होता है। जो सुबह का सबसे बेशकीमती समय है, अगर हमने वो समय केवल कंप्यूटर की जानकारियां इकट्ठी करना, यही दिमाग नहीं है। लेकिन जब हमें दिमाग का पॉजिटिव सकारात्मक उपयोग करना चाहिए सुबह सुबह, तब भी अगर हम बिस्तर पर पड़े रह गए, मेरे भाई बिस्तर पर पड़ना तो अच्छा लगता है, पर बिस्तर पर देर तक पड़े रहने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। तो घर में आदत रहनी चाहिए, संडे हो या मंडे, कभी न रहो ठंडे।
संडे हो या मंडे, कभी न रहो बिस्तर में ठंडे, क्योंकि ठंडे अगर रह गए तो पूरा जीवन निष्क्रिय रह जाएगा। इसके लिए पहली जरूरी है और वह है सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए। आप अनुभव करेंगे, आप 9 बजे सुबह उठते हैं बच्चे और सुबह 5 बजे उठते हैं जो बच्चे, उनके लिए सबसे बड़ा फर्क तो यह है, जो सुबह 9 बजे उठते हैं उनके लिए दिन 20 घंटे का होता है, पर जो सुबह 5 बजे जगते हैं उनके लिए दिन 24 घंटे का होता है। किसने कब दिन की शुरुआत की, उससे उसका दिन बनता है। सुबह जल्दी जगने के घर में संस्कार डालिए। अगर इसके लिए आपको कड़क बनना पड़े, मैं तो कहूंगा अगर 2 साल का अभी भी बच्चा आपके घर में है ना, आदत डाल दो 9 बजे तक, 8 बजे तक। घरों में देखता हूं संडे का दिन अगर है 8 बजे तक, 9 बजे तक बहुएं रूम में पड़ी है, बच्चे भी रूम में पड़े हैं, पोते पोते रूम में पड़े हैं, दरिद्र खाना आलस से टट्टू बन रहे हैं, जिंदगी जंग लग रही है। सुबह उठो। लोग पूछते हैं सुबह उठ के क्या करें, बहुत सारे काम है। ध्यान करो, योग करो, प्रार्थना करो, ईश्वर की उपासना करो। नहीं तो अगर आप 9 बजे उठते हैं ना, तो ना तो आप योग कर पाते हैं, ना आप प्राणायाम कर पाते हैं, ना आप ध्यान कर पाते हैं, ना आप मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं, ना ईश्वर की पूजा कर पाते हैं, ना प्रार्थना कर पाते हैं, ना सामायिक कर पाते हैं, ना आराधना कर पाते हैं, ना मंदिर जा पाते हैं। जो हमारे पुण्यकारी कार्य थे वे सब तो हमारे हाथ से छूट जाते हैं जब हम 9 बजे उठते हैं। जिनसे हमारा भाग्य जग सकता है, जिनसे हम किस्मत जगा सकते हैं, जिनसे हमारी किस्मत के बंद तालों को हम खोल सकते हैं, वे जो पुण्यजनक काम है वे सब सुबह सुबह होते हैं। कितना गजब है, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, पर इंसान है जो बिस्तर में पड़ा रह जाता है। फूल खिलने लग जाते हैं, पर इंसान है जो बिस्तर में पड़ा रहता है। सूरज उग आता है, पर इंसान है जो बिस्तर पे पड़ा रहता है। और परिणाम वे अपने आप में ये सोच के तो खुश हो सकते हैं, भाई हम तो इंजीनियर बन गए, हम तो वो हो गए, हम तो वो हो गए। ना बाबा ना, आप इंजीनियर बनने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, आप अपने आप को कुछ बनाने के लिए आए थे। दुनिया में 2 तरह के लोग आते हैं। 90% लोग दुनिया को देखने के लिए आते हैं। बोल लो मुंह से, जो सुन रहे हैं ना, 90% लोग दुनिया को देखने आते हैं। केवल 10% लोग होते हैं जो दुनिया को दिखाने आते हैं कि हम कुछ कर गुजरे हैं। बाकी 90% लोग तो दुनिया को देखने आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दुनिया को देखते रहते हैं, जिंदगी पूरी कर देते हैं। उनमें से केवल 5-10% लोग ऐसे निकल कर आते हैं जो दुनिया को देखने नहीं आते, दुनिया को दिखाने आते हैं। मेरे भाई प्रयास तो करो। माना आपने तलना शुरू किया, पानी पतासा न बन पाया, पानी पूरी न बन पाई, तब भी क्या बन जाएगी, पपड़ी तो बन ही जाएगी। हमारा प्रयास कोई ना कोई परिणाम देगा। पहला काम करो। जो लोग अपने दिमागों को तरोताज़ा तेजस्वी रखना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है वो सुबह जल्दी जगें। जल्दी जगने के बाद मॉर्निंग वॉक करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, नहा धोकर तैयार होकर निवृत्त हों, सुबह का सार्थक उपयोग करें, ताकि आप स्फूर्ति से भरे रहेंगे। 2 दिन प्रयोग करना, एक दिन सुबह 5 बजे उठना, 3 दिन तक सुबह 5 बजे उठना, 3 दिन तक सुबह 9 बजे उठना। अब देखना पूरा दिन कैसे बीतता है। जब आप 9 बजे उठेंगे ना, ढीला ढाला, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, बात करने में मन नहीं लग रहा कोई, पर आप सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, स्फूर्ति से जगेंगे, तरोताजा रहेंगे, ऐसा लगेगा ताजगी भीतर में भर गई है। ज्ञानोपार्जन के लिए युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, नंबर 2, जब भी पढ़ाई करो सीधी कमर बैठकर करो। रीढ़ की हड्डी, ये जो पीछे हमारा, इसको कहते हैं मेरुदंड। योग में क्या कहते हैं इसको? मेरुदंड। ये जो मेरुदंड का मतलब है जिसके सहारे पूरा शरीर खड़ा रहता है। आदमी बूढ़ा तब नहीं होता जब उसके बाल धौड़े हो जाते हैं, आदमी बूढ़ा तब नहीं होता जब घोड़े जवाब देने लग जाते हैं, आदमी बूढ़ा तब नहीं होता। बूढ़े आदमी की पहली निशानी जब हाथ में लकड़ी आ जाती है और कमर झुक जाती है। चिर यौवन रहने के लिए जरूरी है इंसान अपना मेरुदंड हमेशा सीधा रखे। किसको सीधा रखे? भले हम कुर्सी पर बैठे, पर हमारी आदत क्या पड़ गई, अब जमीन पर पहले बैठते थे तो फिर भी मेरुदंड सीधा, अब कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी के पीछे क्या है? सहारा। तो झट से हमारी क्या होती है? कमर, आंकी पीछे चले जाते हैं। अब क्या हुआ? मेरुदंड हमारा टेढ़ा हो गया। क्या हुआ? मेरुदंड हमारा, आपको पता है हमारे मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं, हमारे से जुड़ी हुई सारी नाड़ियां जो पूरे शरीर को चला रही है, वो पता है कहां से गुजर रही है? छाती से थोड़ी जा रही है। ये अंगुली चल रही है, इसको कौन चला रहा है मालूम है? कौन चला रहा है? पांव चल रहे हैं, कौन चल? जबान बोलिए, कौन? आंख देख रही है, कौन? कान सुन रहे, कौन? कोई और ताकत यहां है जो इन सारे कार्यों को कर रही है। आपको पता है किसी को अगर लकवा हो जाता है ना, इसको लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो पता लगा हाथ है ना, पांव गला
बोलने लग जाते हैं। आप मुझे बताएंगे हाथ में क्या खराबी होती है जो हाथ लटक गया? सोचो। यहाँ डॉक्टर साहब है ना, बताया था ना, कोई फिजिशियन है, कौन है? हाथ में लकवा मार गया, पांव में लकवा मार गया, खून है हाथ में, किसने कहा खून नहीं है? पानी थोड़ी बनाया खून उसका। हाथ है, पांव है, गला है, सब कुछ है, पर सक्रियता चली गई। लकवा कभी भी हाथ पांव में नहीं होता, हाथ पांव में तो रिजल्ट आता है। लकवा तो यहां कोई कोशिका जब अवरुद्ध होती है, इसलिए जैसे ही लकवा होता है ना, हम कौन से डॉक्टर के पास ले जाते हैं? हड्डी वाले के पास। पूछो पूछो किसके पास? किसके पास है? बोलिए डॉक्टर साहब। न्यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि लकवा आया पांव में है, पर आया तो दिमाग से है। जैसे ही किसी को लकवा पैरालिसिस होता है, हम उसे हड्डी वाले डॉक्टरों को नहीं दिखाते, हम उसे नाड़ियों वाले डॉक्टरों को नहीं दिखाते, हम उसको ले जाकर चमड़ी वाले डॉक्टरों को नहीं दिखाते, हम सीधा उसको दिखाते हैं अरे इसको न्यूरो, क्योंकि इसका सारा यहां से ब्रेन हिला तो शरीर हिला, और ब्रेन सही रहा तो शरीर सही रहा। और न्यूरोलॉजिस्ट उसको कौन सी दवा देते हैं? हाथ पांव की दवा नहीं देते हैं। आपको पता है कौन सी दवा देती है? जो रक्त प्रवाह थम गया है, जो कोशिकाओं में गेहूं के दाने जितना रक्त का धब्बा लग गया है, थम गया है, रक्त को पतला करने के लिए दवाई देते हैं, और उससे वो रक्त पतला होना कर वहां पर जो अवरुद्ध लग गया वो बहना शुरू होता है, और उससे वापस सक्रियता आनी शुरू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ लकवा हाथ पांव में नहीं होता है। कहां होता है? कहां होता है? कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। शुगर ब्रेन से शुरू होता है, बीपी ब्रेन से शुरू होता है। शरीर के 90% रोग दो चीज़ों से पैदा होते हैं, एक तो पेट से और दूसरा दिमाग से। ये दोनों अगर सही है तो तनाव नहीं होगा, कोई बीपी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, अवसाद नहीं होगा, घुटन नहीं होगा, आपके भीतर क्रोध नहीं होगा, ना आपको शुगर होगा, ना आपके घुटनों में दर्द होगा, ना आपको बीपी होगी। 90% बीमारियां तो मन से पैदा होती है ना, वो अपने आप खत्म। माइग्रेन की बीमारी खत्म, सर दर्द की बीमारी खत्म, गठिया की बीमारी खत्म, घुटने दर्द की बीमारी खत्म, अगर एक ये चीज ठीक हो गई तो। इसलिए सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। नंबर 2, जब भी बैठो पढ़ाई करने के लिए अपने मेरुदंड को हमेशा सीधा रखो। बच्चों को संस्कार दो, जब भी पढ़ो। आप देखना, यूं 4 घंटा पढ़ाई करो और यूं 1 घंटा पढ़ाई करो, जैसे आपका मेरुदंड सीधा रहेगा आप युवा हो जाएंगे। क्योंकि हमारी जितनी कोशिकाएं जारी है ना, आपको पता है ये सारी कोशिकाओं को नीचे उतरने का रास्ता कौन सा है? कौन सा है? सोचो। ये जितने स्नायु तंतु जो हमारे हाथ पांव को चला रहे हैं, शरीर के सारे अंगों का संचालन कर रहे हैं, ये सब हमारे रीढ़ की हड्डी यानी जो हमारा मेरुदंड है उसके बीच का जो भाग है, हमारी सारी कोशिकाएं उसमें से होके नीचे गुजर रही है। अगर वो सीधा रहता है तो सारी कोशिकाएं सक्रिय रहती है। वो जैसे आंका हुआ तो कोशिकाएं अपना मोड़ ले लेती है, बूढ़ापा आना शुरू हो जाता है। जैसे ही मेरुदंड टेढ़ा हुआ, युवा हमारे भीतर जो शक्ति है वो खत्म होती है, बूढ़ापा आना शुरू होता है। इसलिए अपने मेरुदंड को हमेशा सीधा रखो। नंबर 3, कभी अगर हो सके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा खुद को ज्ञान मुद्रा में बैठाओ। किस में बैठो? ज्ञान मुद्रा। ये होती है इंसान की योग मुद्रा। देखो, यहां से यहां लेकर यूं हाथ लेकर बैठे, गोद में जब हम तीर्थंकरों की जैसी प्रतिमाएं होती है, जब हम उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, उल्टे हाथ के अंगूठे से सीधा हाथ हम जब संपर्क करते हैं, ये देखिए, ये होती है हमारी योग मुद्रा। ये हम नीचे बैठते हैं यूं, ये योग मुद्रा है। पर जिनको अपने दिमाग को तेजस्वी करना है उनके लिए ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का मतलब है अंगूठा, अंगूठे के पास वाली अंगुली से उसके पौर को यूं दबा करके और यूं जब हम बैठते हैं, इसका नाम क्या है? ज्ञान मुद्रा। क्या नाम है? इसको ज्ञान मुद्रा कह दो, चिन्मय मुद्रा कह दो। पर यह हमारी ज्ञान मनीषा को तेजस्वी करती है, हमारे दिमाग को तेजस्वी करती है। तो थोड़ी देर हम ज्ञान मुद्रा में भी बैठने का अभ्यास करें। ज्ञान मुद्रा में हम अंगूठे के पोर पर भी अंगुली ला सकते हैं, मध्य भाग पर भी ला सकते हैं, पर यह हमारी ज्ञान मुद्रा होती है। तो व्यक्ति को ज्ञान मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और हां, मैं एक योग का खास विशेष चीज आपको सिखा रहा हूं, और उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। मस्तिष्क को विकसित करने के लिए, दिमाग को चार्ज रखने के लिए, विशेषकर युवा और बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई प्राणायाम और योग है तो उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, चलो अपन प्रयोग करते हैं। 2 मिनट कमर सीधी करो। जो लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हैं वो अलग बात है, पर सामान्य लोग अपनी कमर बिल्कुल सीधी करो। देखो, भ्रामरी प्राणायाम आप बच्चे भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, मैं भी करूं, और कोई 70-80 साल के हैं वो भी करें। आपको 7 दिन में लगेगा जैसे दिलो दिमाग बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा है, बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस कर रहा है। चिंता, तनाव, अवसाद, घुटन, मानसिक भारीपन सब हल्का हो रहा है। और उसको करने का तरीका क्या है? 3 अंगुलियां हथेली की तरफ,
अंगूठे से इसको लॉक करते हैं और उसके बाद ये जो अंगुली है हल्के से दबाव के साथ दोनों कानों के जो बाहर का भाग है उसमें अंगुली हम अंदर लेकर जाएंगे और बिना कोई, पहले देखिए, बिना कोई दबाव दिए हम इन अंगुलियों को भीतर की तरफ लेकर जाएंगे और उसके बाद होठ बंद रहेंगे, जीभ अचल रहेगी और उसके बाद 7 बार, 9 बार, 11 बार, 15 बार, 21 बार, 27 बार भी आप इसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम नाभि से ओम की जोर की ध्वनि उठाएंगे, होठ बंद रहेंगे, जीभ अचल रहेगी, केवल ओंकार की ध्वनि उठेगी और वो हमारे मस्तिष्क तक प्रवेश करेगी। प्रक्रिया क्या है? ओमकार की ध्वनि जिसमें होठ बंद रहेंगे, जीभ अचल रहेगी, नाभि से ध्वनि उठेगी, हृदय तक आएगी, कंठ द्वार से मस्तिष्क की तरफ आज्ञा चक्र का छूते हुए ऊर्ध्व, ये जो सहस्रार का भाग है हमारे मस्तिष्क का, वहां तक अंदर जाकर अंदर की कोशिकाओं को हमारी ओंकार की ध्वनि आंदोलित करेगी। आप अभी 7 बार करके देखिएगा। होठ बंद रहेंगे, जीभ अचल रहेगी, कानों में ज्यादा दबाव नहीं देना है, हल्का सा बंद करना है और जोर की ओम की ध्वनि। अभी हमने केवल 5-7 बार इसका प्रयोग किया, पर आपने देखा होगा, मैं बताऊं आपको एहसास क्या होगा, जब आपने जोर की ओम की ध्वनि उठाई तो मस्तिष्क की जो ज्ञान तंतु सेल्स है उन तक वो आवाज पहुंची थी, थोड़े से हिलने शुरू हुए थे। आपको अनुभव हुआ होगा, ये आप अभी पूरा नहीं कर पाए होंगे। हाँ, वाइब्रेशन फील होते हैं ना, ये वाइब्रेशन हमारी सोए हुए ज्ञान तंतुओं को जगाते हैं। योगों में, प्राणायाम में मनुष्य की मानसिक शक्ति को जगाने के लिए, उसकी दिमाग को तेजस्वी बनाने के लिए, उसकी याददाश्त को अच्छा करने के लिए, उसकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज बताई गई है वो है, इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, यानी भंवरों की तरह अनुगूंज। ओम तो हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा मंत्रोच्चार भी साथ में हो जाए, पर भंवरों की तरह ये जो आवाज आ रही है ये ओमकार की भ्रामरी प्राणायाम भंवरों की तरह उठी अनुगुंज जब हमारे दिमाग तक जाती है तो हमारे भीतर में वाइब्रेशन चलते हैं दिमाग में और मनुष्य के मस्तिष्क के सोए हुए ज्ञान तंतु तब जागृत होते हैं। अगला क्षण बताऊं, बच्चों को सिखाएं ये चीज कि बेटा पढ़ाई करने के लिए 8 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जब पढ़ो तो केवल पढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ? जब पढ़ो तो मनोयोग से पढ़ो, जब पढ़ो तो एकाग्रता से पढ़ो, जब पढ़ो तो तन्मयता से पढ़ो, जब पढ़ो तो केवल पढ़ो। उस समय किसी की आवाज में हमें एहसास नहीं होनी चाहिए, कोई मोबाइल हमारे पास नहीं होना चाहिए, कोई दृश्य श्रव्य कोई चीज हमसे जुड़नी नहीं चाहिए। जब पढ़ो तो केवल पढ़ो। बच्चों को बताओ बेटा 4 घंटा उखड़े हुए मन से पढ़ने की बजाय 1 घंटा एकाग्र मन से पढ़ना कहीं ज्यादा अच्छा है। उखड़े हुए मन से, विचलित मन से, बहते हुए मन से 4 घंटे पढ़ भी लेंगे तब भी बच्चे को कुछ हाथ नहीं लगेगा, पर एकाग्र मन से जो बच्चे क्लास में 98% लेकर आते हैं और जो बच्चे 88% लेकर आते हैं, दोनों का दिमाग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक ने तन्मयता से, एकाग्रता से प्रयास किया, वो 98 तक पहुंच गया। एक उखड़े उखड़े मन से पढ़ता रहा, वो 88 तक पहुंच गया। एक बिल्कुल यूं ही केवल ठीक है मम्मी पापा पढ़ा रहे पढ़ रहे हैं, वो 78 में जाके खत्म हो गया। 100% परिणाम पाने के लिए 100% ताकत लगानी पड़ती है इंसान को। क्या कहा मैंने? 100% परिणाम पाने के लिए आदमी को 100% ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए जब पढ़ो तो बच्चों को इस बात की सिखावन रखो, बेटा जब पढ़ो तो केवल पढ़ो। और जो मैं अगला मंत्र देना चाह रहा हूं और वो है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं
उनके लिए जरूरी है वो तली हुई चीज कम से कम खाएं। आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं ना, टिफिन में उससे फुल्का दीजिए, पर परोठा मत दीजिए, पूड़ी मत दीजिए। आपको प्रयोग करना ना, घर जाके प्रयोग करना, आधी पूड़ी बनाना, आधा फुल्का उठाना, आधी पूड़ी हाथ में लेना, आधा फुल्का उठाना, 2 गिलास पानी लेना, एक में पूड़ी डालना, एक में रोटी डालना, 5 मिनट के बाद गिलासों में देखना, रोटी पानी में घुल गई होगी, परोठा पूरा वापस आ जाएगा। इसका मतलब तली हुई चीज मनुष्य के शरीर में हजम मुश्किल से होती है, जबकि सिकी हुई चीज जल्दी हजम होती है। इसलिए स्वस्थ दिमाग का, क्योंकि पेट अगर बराबर साफ नहीं होगा तो दिमाग अवरुद्ध। आपको पता है जिनको कब्जी की बीमारी होती है उनका दिमाग कम काम करता है, क्योंकि एक विशेष प्रकार की गैस ऐसी शरीर से बनती है जो आदमी के दिमाग तक उसको एहसास होती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए बच्चों को परोठा कम दीजिए, तली हुई चीज कम दीजिए, पूड़ी कम दीजिए, बच्चों को फुल्का दीजिए, हरी सब्जी दीजिए, सात्विक चीजें दीजिए जो उनको भोजन करने के बाद जल्दी हजम हो सके। तो मैंने कहा बड़े लोग इस बात का ध्यान रखें, और वो है बच्चों को तरोताजा रखें, थोड़ी देर उनको योगा कराएं, प्राणायाम कराएं, थोड़ी देर उनको ध्यान कराएं। जो बच्चे अपने आज्ञा चक्र पर, ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, मस्तिष्क का केंद्र बिंदु, जिसको हम ज्ञान केंद्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, और जिसको ध्यान साधना में जिसको दर्शन केंद्र बिंदु कहा गया, इस स्थान पर अगर हम आंख बंद करके और प्रकाश में इस स्वरूप का ध्यान करते हैं तो लगातार यहां पर अपने आप को एकाग्र करने से हमारी याददाश्त तेज होती है। हाँ, अगली बात जो ध्यान रखने की है वो है युवाओं को शक्ति के अपव्यय से जरूर बचना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अन्य जो कार्य है, उल्टी पटांग कार्य, छेड़छाड़ के कार्य, लव वव के कार्य, ये सब एक उम्र के बाद, पढ़ाई होने के बाद अगर आदमी लुगाई के लिए अपने कदम बढ़ाएगा तो बात जमेगी, पर पढ़ाई से पहले ही लुगाई के लिए कदम बढ़ गया तो पांव लड़खड़ा जाएंगे। इसलिए कॉलेजों में यौन शिक्षा की बात नहीं सिखाई जानी चाहिए, मैं तो कहूंगा कॉलेजों में यौन रक्षा की बात सिखाई जानी चाहिए। शिक्षा तो अपने आप जिंदगी में पा लेते हैं, इसकी रक्षा कैसे की जाती है ये मंत्र कॉलेज स्कूल में जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए समय से पहले अगर हमारे पांव लड़खड़ाए, गंदे दृश्य हमने मोबाइल में देखे, गंदी किताबें हमने पढ़नी शुरू कर दी, गंदे चित्र हमने देखने शुरू कर दिए, हमारी मनोदशाएं बिगड़ गई। आजकल भले ही नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या और कोई टीवी के माध्यम से अगर हमने गलत गलत दृश्यों को देखना शुरू कर दिया, गलत लोगों की संगत में चले गए, गलत लोगों के साथ चले गए, हमारे विचारों को हमने भ्रमित करना शुरू कर दिया और उम्र से पहले गलत कार्यों के लिए हमने कदम बढ़ा दिए, तो परिणाम निकल कर आएगा हमारी ज्ञान मनीषा कमजोर हो जाएगी। पूरे हम पढ़ पाए उससे पहले हमारे पांव लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे। अगली बात सोच बना लो, पढ़ाई में उम्र कभी बाधक नहीं होती है। जिन लोगों को लगता है ना उनको अभी भी प्रतिक्रमण याद करना, वो 17 साल के हो गए आराम से याद कर सकते। मैं आपको बताऊं, लगभग हम सोचते हैं ना भाई 50-55 साल के हो गए फिर आदमी को अब धर्म कर्म का याद नहीं होता है, ऐसे ही सोचते हैं ना। हमारी माता जी महाराज ने 52-53 साल की उम्र पार करने के बाद दीक्षा ली थी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जब उन्होंने दीक्षा ली थी तब जहां तक मुझे पता है, हालांकि मैं 10-11 साल का था, पर जहां तक मुझे पता है उनको केवल प्रतिक्रमण आता था। कितना आता था? केवल प्रतिक्रमण आता था, ये मुझे मालूम है। उनको साध्वी बनने से पहले प्रतिक्रमण आता था। पर मुझे बताते हुए गौरव होता है, हमारी उस बूढ़ी माँ ने दीक्षा लेने के बाद, जब हम कहते हैं ना कि अब बूढ़ापे में कुछ याद नहीं होता, उन्होंने कितनी तो आगम याद कर लिए थे, कितने सूत्र याद कर लिए थे। इसलिए जब भी आप उनके पास गए होंगे, ये जो लोग जिन्होंने बचपन में उनकी बहुत सेवा की हुई है उनको पता होगा, जब उनके घुटनों का भी ऑपरेशन हुआ था तब भी कभी भी कोई व्यक्ति उनके पास गया होगा तो उनके हाथ में एक चीज़ जरूर रहती थी, वो किताब रहती थी। बस वो हर समय बूढ़ी थी, थोड़ा थोड़ा याद होता था, पर मैं कैसे बताऊं, उन्होंने 10वें काले पूरे याद किए हुए थे, उत्तराध्ययन याद किए हुए थे, जीव विचार नव तत्व सब याद किए हुए थे, सारे सारे थोकड़े पाठ उन्होंने याद किए थे, 35 बोल उन्होंने याद कर लिए थे, कितने शास्त्र उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे, केवल पढ़ पढ़ के, क्योंकि थी बड़े विद्वान व्यक्ति की बेटी, देश के नामजद विद्वान रहे अगरचंद जी नाहटा, उनकी बेटी थी। तो ज्ञान तो हो सकता है संस्कारों में रहा होगा, पर पारिवारिक जीवन जिया तो वो चीज नहीं आ पाई। लेकिन जब लगन लग गई, मैं आपको कैसे बताऊं, 52-53 साल की उम्र में उन्होंने साध्वी जीवन स्वीकार किया। और लगभग जितने साधु साधियों को शास्त्र कंठस्थ होते हैं, माता जी महाराज को सब के सब कंठस्थ थे। और सब किस में किए थे याद? उन्होंने
जवानी में थोड़ी किए, जवानी में तो हमको जन्म दिया, सब बुढ़ापे में याद किए। लगन लगनी चाहिए। ये मत सोचो अब हम बूढ़े हो गए, अब हम बूढ़े हो गए तो आप चल नहीं सकते हैं ना, आप ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं ना, आप दुनियादारी धंधा दुकान में आप नहीं जा सकते हैं ना, पर आप अभी भी ज्ञानार्जन कर सकते हैं, क्योंकि धनार्जन की सीमा होती है पर ज्ञानार्जन की जीवन में कभी सीमा नहीं होती। आदमी बूढ़ा होने के बाद भी, आज भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप चाहे गीता याद करने का संकल्प लो, आप चाहे प्रतिक्रमण याद करने का संकल्प लो, आप चाहे सामायिक सूत्र याद करने का संकल्प लो, आप चाहे मंदिर की विधि याद करने का संकल्प लो, आप चाहे लोगस और नमोत्थुणम और वसग्रम को याद करने का संकल्प लो, पर मैं सच कहता हूं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास, अगर लगातार जो लगा रहेगा निश्चित मंजिल पाएगा। हो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा, बाजी मारेगा। जो लगातार लगा रहेगा, कुछ मत कीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। अभी वैसे भी आप लोगों के पास धंधा पानी वालों के पास भी ज्यादा काम नहीं है, और जिनकी स्कूलें हैं उनकी स्कूलें बंद हैं, तो बच्चे घर में, समय है सबके पास, आज ही वे शुरू करें। कुछ मत करो, केवल 2 लाइन रोज याद करो, समय लगेगा। 2 लाइन रोज याद करेंगे, 5 दिन में आपको उवसग्रम याद हो जाएगा। 2 लाइन रोज याद करेंगे, 7-8 दिन में आपको लोगस याद हो जाएगा। 2 लाइन योज याद करेंगे, 7 दिन में, 5 दिन में आपको पुखरवर्दी और सिद्धाणंग बुद्धाणंग याद हो जाएंगे। 2 लाइन योज याद करेंगे, 3 दिन में आपको अनथ याद हो जाएगा। 2 लाइन रोज याद करेंगे, 2 दिन में आपको तत्सोत्तरी जावंत चैंग याद हो जाएगा। अरे मेरे भाई, ये एक एक दिन करते 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 जिन लोगों ने 68 दिन तक लॉकडाउन में धर्म के शास्त्रों को, पाठों को याद करना शुरू किया था ना, उन लोगों ने प्रतिक्रमण याद कर लिया था। लगन लगानी पड़ती है अंदर। हाँ, 2 औषधि बता रहा हूं बच्चों के लिए उपयोग करने के लिए, जिनका अगर हम उपयोग करें तो हमारा दिमाग तरोताजा रह सकता है। संपूर्ण आयुर्वेद में दिमाग के विकास के लिए 2 औषधियां कही गई है। एक का नाम है शंख पुष्पी और दूसरी का नाम है ब्राह्मी पत्ती। शंख पुष्पी हमारे दिमाग को तेजस्वी रखती है। किसी भी एक साल केवल सर्दी के महीने में, जब सर्दी होती है महीनों में, उस दौरान बच्चों को शंख पुष्पी की पत्ती आती है, उसका पाउडर आता है, मिश्री घोलकर उसमें मिला दो, एक डब्बी रख दो, और सुबह दूध के साथ आधा चम्मच बच्चे को, केवल सर्दी के दिन में थोड़ी गर्म होती है, सर्दी के दिनों में उसको पिला दो। शंख पुष्पी ब्राह्मी पत्ती, ब्राह्मी पत्ती हमारे हार्ट को, हृदय को मजबूत करती है, और शंख पुष्पी हमारे दिमाग को चार्ज करती है। तो ये जो आयुर्वेद की औषधियां हैं, जिन बच्चों को सेवन करनी हो वो उसका सेवन कर सकते हैं। पर हाँ, अपनी ज्ञान में चेतना को जगाने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति धन को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की आराधना करता है, ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक और देवी है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं, और वो है माँ भगवती सरस्वती देवी। तो हम रोज मेरे भाई, लक्ष्मी कम है या ज्यादा है वो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बुद्धि है। लक्ष्मी जब भी आती है सरस्वती के द्वार से आती है। कैसे बताऊं मैं आपको? लक्ष्मी जब भी आती है ना, किससे आती है? हाथ पांव से नहीं आती। हाथ पांव से तो शाम को घर में 300 रुपये आते हैं, जिनसे रोटी सब्जी दाल चावल खा लो, जिंदगी जी लो। ये जो अपरंपार व्यवस्थाएं मिलती है ना, ये जो लक्ष्मी आती है, ये जो धन आता है, ये जब भी आता है, ये सरस्वती के द्वार से, दिमाग के द्वार से, बुद्धि के द्वार से, अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक बुद्धि के द्वार से आता है। और मैं इसीलिए अनुरोध कर रहा हूं, हम महासरस्वती का जरूर आराधना करें। छोटा सा मंत्र है सरस्वती माता का जाप करने के लिए। किसी को अगर याद नहीं होता हो तो इतना सा याद कर लो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। और छोटा, ओम ह्रीं श्रीं श्रीं महासरस्वत्यै नमः। और छोटा, ओम ह्रीं श्रीं महासरस्वत्यै नमः। और छोटा, ओम श्री महासरस्वत्यै नमो नमः। पर 27 बार। आपकी लक्ष्मी भी तभी सही लक्ष्मी रहेगी जब आपकी बुद्धि सही होगी, और बुद्धि सही रखने के लिए जरूरी है सरस्वती की कृपा पात्र हर इंसान को बनना चाहिए, क्योंकि वो अगर सही है, वो अगर सकारात्मक है, वो अगर साथ है, सरस्वती अगर सही है, घर में उपासना है, लक्ष्मी हो सकता है घर में कभी झगड़े भी करा दे, पर सरस्वती अगर सबके दिमाग में है तो घर के झगड़े खत्म, देरानी जेठानी की दूरियां खत्म, सास बहू में तनाव, दोनों लक्ष्मी, मैं तो कहता हूं दोनों सरस्वती का जाप किया करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं श्री महासरस्वत्यै नमः। मम जिह्वाग्रे वासम कार्यम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। मेरी जिह्वा पर निवास करो मां,
मेरे कहाँ भी निवास करो? जिह्वा पर निवास करो, मेरे मनोमस्तिष्क में निवास करो, ताकि मेरे सारे कार्य अपने आप सिद्ध होने शुरू हो जाएं। तो हम सरस्वती माता का जाप कर सकते हैं 27 बार भी अगर हम रोज इसका जाप कर लेंगे तो हम सबका दिलो दिमाग हमेशा ताजगी से तेजस्वी बना हुआ रहेगा। कुछ और चीजें हैं जिनको हम भोजन के साथ अगर जोड़ें तो दिमाग हमारा बेहतर बना रहता है। नंबर 1, मुलट्टी समझते ना? मुलट्टी, मारवाड़ में उसको मुलट्टी कहते हैं, गुजराती में उसको जेठी मत कहते हैं। हाँ, मुलट्टी बहुत अच्छी रहती है। संपूर्ण आयुर्वेद की हर दवा में मुलट्टी का प्रयोग किया जाता है। हमारी स्वास्थ्य की कई चीजें तो हमारे घर और किचन में रहती है। अगर हम मुलट्टी का सेवन करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुलट्टी हमारे दिमाग को विकसित करती है। फलों में हम संतरे का उपयोग करें, फलों में हम चीकू का उपयोग करें, फलों में हम पपीते का उपयोग करें, ये फल भी हमारे दिमाग को विकसित करते हैं। और खाद्य वस्तुओं में हम बच्चों के लिए अखरोट गुणकारी रहता है, हाँ, बादाम भी गुणकारी रहता है। और वैसे दाल रोटी खाओ वो सबसे गुणकारी रहती है, मैं तो सीधा साधा समझता हूँ। ये ज़्यादा बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश खाने वाले बच्चे तो आ जाते हैं पीछे, और कच्ची बस्ती में रहने वाले, सामान्य घर में पैदा होने वाले, चने भूंगड़े खाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वालों के बच्चे आज देश में ऊंचे ऊंचे शिक्षाएं प्राप्त करके IAS ऑफिसर बन रहे हैं। वे बच्चे जिनको कोई सुविधा नहीं मिली, क्योंकि जीवन का निर्माण कभी भी सुविधा से नहीं होता। बच्चों के जीवन का निर्माण हमेशा दुविधा और संघर्ष से होता है। बाकी तो दिमागों को पॉजिटिव बनाओ, दिमागों को सकारात्मक करो, दिमागों को सही दिशा में चलाओ, और लगातार लगन पूर्वक, मनोयोग पूर्वक, इतने मात्र से समझ लेना। 2 बच्चे 12वीं में हैं, एक बच्चे के पास 70,000 का मोबाइल है और एक बच्चे के मम्मी पापा ने उसको मोबाइल नहीं दिया है। मेरी गारंटी है साल भर बाद जब उसका रिजल्ट आए ना तो देख लेना, जिसके पास 70,000 का मोबाइल था वो 78 में ढस हो गया, और जिसके पास कुछ नहीं था वो गरीब का बच्चा 88, 92 अब और इससे भी आगे अंक लाने में सफल हो जाएगा। क्योंकि वो लगा रहा यूं करने में, और वो लगा रहा यूं करने में, अपने जीवन को विकसित और विकासशील बनाने के लिए। मेरे भाई, जीवन में सारे काम करने के लिए पूरी जिंदगी है, समझे ना मेरे युवक बेटा? क्या नाम है आपका? अमन, है ना? जिंदगी में दोस्त बनाना हो तो पूरी जिंदगी में बना सकते हैं, आपके पापा जी बना सकते हैं। दोस्त बनाना हो तो पूरी जिंदगी है, गप्पे मारना हो तो पूरी जिंदगी है, बाइकों पर चक्कर मारने हो तो पूरी जिंदगी है, पैसा वेस्टेज करना हो पूरी जिंदगी है, मोबाइल पर टाइम बर्बाद करना हो पूरी जिंदगी है, इधर उधर भागना हो पूरी जिंदगी है, लव वव करना हो पूरी जिंदगी है, पर पढ़ाई करना हो तो केवल ये इतनी सी जिंदगी है। 25 साल के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, इधर उधर सारे दुनिया भर के काम कर सकते हैं, पर पढ़ाई अगर करना हो तो अब कर सकते हैं। आपके पापा जी सब कुछ कर सकते हैं, मालूम है? सब कुछ कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, है ना? आपके पापा जी पैसा कमा सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, नए कपड़े ला सकते हैं, 80,000 का मोबाइल ला सकते हैं, महंगी कार में घूम सकते हैं, पत्नी लेकर आ गए, सब लेकर आ गए। पर उनको बोलो अब पढ़ाई करो, तो याद रखना, जो बचपन में पढ़ाई कर लेता है वो जवानी सुख से जी लेता है, जो जवानी में कमाई कर लेता है वो बूढ़ापा सुख से जी लेता है, जो बूढ़ापे में पुण्याई कर लेता है वो जन्म जन्म सुख से जी लेता है।